साथियों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों आपका फिर से स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों आज एक बार फिर से एक नई क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एक नया सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस क्लास को आपको है थोड़ा सा शेयर कर देना चाहिए। थोड़ा सा इस क्लास को आप सभी है वो शेयर कर देंगे ताकि सभी जो स्टूडेंट है वो हमसे है वो लगातार है इसमें जुड़ सके। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, आज हम कौन सा पेपर यहाँ पे करने वाले हैं। हाई कोर्ट राजस्थान ड्राइवर का जो पेपर हुआ था दोस्तों, भर्ती परीक्षा 2021 पेपर सॉल्यूशन यहाँ पर हम कर रहे हैं विस्तृत व्याख्या सहित। तो दोस्तों अगर आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, जो ये ऐप है ड्राइवर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं ये पेपर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं, विशेष प्रकार के, पहला ही प्रश्न आ गया है। विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, कंप्रेस्ड एयर स्टीयरिंग, वैक्यूम स्टीयरिंग और उपरोक्त सभी। आप सभी को पता होगा साथियों कि जो एक मैनुअल स्टीयरिंग होता है जिसे हम मैकेनिकल बोलते हैं। साथियों आप सभी को पता होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे मैकेनिक, एक तो होता है मैकेनिकल को इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तो होता है मैकेनिकल पार्ट, एक होता है स्पेशल। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल को हम विशेष कह सकते हैं। यानी कि जो अब इनमें अंतर क्या है, मैकेनिकल एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें जो मैकेनिकल जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग करके साथियों यहाँ पर स्टीयरिंग बनाया जाता है। उसको कुछ एडवांस करने के लिए, उसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हाइड्रोलिक यानी कि जो ऑयल है, लुब्रिकेंट है, उसका इस्तेमाल करते हैं, या कंप्रेस्ड वायु का इस्तेमाल करते हैं, या वैक्यूम यानी कि जो वायुमंडलीय दाब होता है इसके सिद्धांत पर हमें इसको काम करवाते हैं। तो ये जो तीनों ही प्रकार हैं ये एक स्पेशल यानी कि विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। ये तीनों ही क्या है, पावर स्टीयरिंग है, जो कि मानव की कम शक्ति से ही काम है वो करते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है जो विशेष नहीं होती वो मैकेनिकल होते हैं, जिसमें आप सभी को पता है कि जो टाई रोड होती है इसमें किसी भी प्रकार का मतलब कि जो आपका हाइड्रोलिक है या वैक्यूम है या एयर है इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विशेष प्रकार के स्टीयरिंग है वो सभी हैं हाइड्रोलिक, कंप्रेस्ड, वैक्यूम। अगला प्रश्न चलते हैं। लुब्रिकेशन ऑयल को किस प्रकार ठंडा किया जाता है? बेक के वेंटिलेशन, ऑयल कूलर से, फिल्टर चोक से, कूलिंग फैन से। साथियों यहां पर हम टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, सटासट, क्योंकि काफी बड़ा पेपर ये आपको देखने को मिलेगा। तो लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है ये आपको पता है जब इंजन में ये इंजन के पार्ट्स को घर्षण से रोकता है और उनको दोस्तों यहां पर यानी कि चिकनाई प्रदान करता है, तो उसमें ये खुद गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इस गर्म जो होता है इसको ठंडा रखने के लिए इसमें ऑयल कूलर लगा रहता है जो लगातार है इस ऑयल को ठंडा करता रहता है। ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। किसी 4 स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक्स का क्रम क्या होता है? 4 स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक का क्रम क्या होता है? आप सभी को पता है कोई भी इंजन होता है यहां पर सबसे पहले वह हवा लेता है। डीजल की बात करता हूं, हवा लेता है, फिर उसको कंप्रेस करता है, ये कंप्रेस कर दिया, फिर पावर जो स्ट्रोक होता है पावर होता है, और ये फिर निकास यानी एग्जॉस्ट कुछ कह सकते हैं। बात करते हैं, ये तो आपका हो गया डीजल इंजन। मैं बात करता हूं पेट्रोल इंजन की, तो यहां पर एयर प्लस पेट्रोल ये इसका मिश्रण आता है, इसको कंप्रेस करते हैं और इसमें पावर जो आती है ये सेम है और निकास ये सेम है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर स्ट्रोक का क्रम क्या हो जाएगा। इस जो आपको हमने बोला है सबसे पहला जो एयर पेट्रोल का मिश्रण आता है, जो हवा का मिश्रण आता है, इसे सक्शन बोला जाता है। सक्शन बोला जाता है, इसको सक्शन कह सकते हैं, इनटेक कह सकते हैं। 3-4 इसके नाम होते हैं। तो एक तो इनटेक, एक सक्शन करना, ये मतलब कि इसी के नाम होते हैं। तो ये इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी है साथियों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन। इस नाम का अर्थ पहले आप जान लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पूर्ण यानी पूरी तरीके से, स्वचालित शक्ति संचालन यानी कि ऑटोमेटिक जो होता है सिस्टम, ऑटोमेटिक स्वचालित शक्ति, ऑटोमेटिक पावर सिस्टम जो होता है उसकी बात हो रही है। और ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक जो गियर होते हैं आपके, पूर्ण स्वचालित शक्ति संचालन में प्राय किस प्रकार का गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्लेनेटरी गियर बॉक्स प्रयोग में लिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, बीच में एक गियर होता है, ये हो गया बीच में गियर। अब इसके साइड में 3 या 4 भी हो सकते हैं, यहां पर ऐसे गियर लगे रहते हैं, ये हो गए इसके चारों ओर, मतलब कि ये प्लेनेटरी गियर बने हो गए।
ठीक है। तो ये जो बीच वाला गियर होता है वो सन गियर कहलाता है, और इन चारों के ओर चारों ओर एक रिंग गियर लगा रहता है, जिसके अंदरूनी हिस्से पर क्या है, दांते हैं वो बने रहते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि इस प्रकार का जो गियर बॉक्स होता है साथियों किस में प्रयोग किया जाता है, जो ऑटोमेटिक गियर सिस्टम होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम जिस गाड़ी में लगा होता है उसमें ये दोस्तों पूर्ण स्वचालित नाम आ जाए प्लेनेटरी, आपको याद रख लेना है। प्लेनेटरी गियर बॉक्स में काम में लिया जाता है, बस ये आप डायग्राम याद रख लेना। अगला प्रश्न है, फ्रंट एंड एक्सल के साथ मोटर यान के क्या जोड़े जाते हैं? अगले पहिए, नाम से पता चल रहा है फ्रंट एक्सल। दोस्तों गाड़ी होती है, इसके 4 पहिए होते हैं, माना कि 1 और 2, ये तो रियर हो गया, ये रियर एक्सल हो गई, ये आपके सामने वाली एक्सल हो गई। तो यहां पर पूछ रहा है फ्रंट एक्सल के साथ में क्या जोड़े जाते हैं? अगले पहियों को जोड़ा जाता है। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको पता होगा जो फ्रंट एक्सल होती है इसमें ही स्टीयरिंग सिस्टम है वो जुड़ा रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इंजन का भाग है? सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है उपरोक्त सभी है, वो साथियों हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील ये सभी क्या है, इस इंजन के भाग है। किसके भाग है साथियों? इंजन की ये सभी के सभी है वो भाग होते हैं। इनके शाफ्ट का चक्कर नापते हैं। डीजल इंजन की स्पेशल बात आई है, शाफ्ट के चक्कर मापने की बात आई है। माइक्रोमीटर, प्लेनेटरी मीटर, टेक गेज और गुण चाल मापी। यहां पे नाम आया गुण चाल मापी, इसको साथियों टेकोमीटर भी कहा जाता है, आपको याद रख लेना। टेकोमीटर इसी को कहा जाता है, और दोस्तों ये क्या करता है? आरपीएम को मापता है। आरपीएम किसके मापता है दोस्तों? साथियों इंजन की जो शाफ्ट होती है, इंजन शाफ्ट के आरपीएम को ये मापन है वो करता है। आप सभी को पता होगा गाड़ी के अंदर एक मीटर होता है जिसमें एक सुई भी होती है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखे रहते हैं, और यहाँ पे गुणा करके 1000 लिखा रहता है। यानी कि अगर ये सुआ 1 के ऊपर है तो मतलब कि 1 गुणा 1000 आरपीएम, 2 पर है तो 2000, 3 पर है तो 3000, 4 पर है तो 4000। इस प्रकार से जो जिस पर सुआ रहता है उसको आपसे 1000 का गुणा है वो करना पड़ता है। ये भी पूछ सकते हैं कि गुणा 1000 ये किस मीटर में लिखा होता है? तो आप सभी को पता है टेकोमीटर में, जिसे हम गुण चाल मापी कहा जाता है। दोस्तों ये 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है केवल चाल मापी, एक तो होता है केवल चाल मापी, एक होता है चक्कर मापी, और एक होता है गुण चाल मापी। ये हो गया गुण चाल मापी। तो इन तीनों में थोड़ा सा आपको अंतर है वो करना है। यानी कि जो चाल है, चाल यानी कि स्पीड, चक्कर यानी कुल दूरी, कुल ते दूरी जो है ये बताता है कुल ते ये दूरी हो गई, और जो ये आपका गुण चाल मापी है ये आपका आरपीएम बताता ही है। यहां पर मैं लिख देता हूं आरपीएम, ये इंजन का आरपीएम बताता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? हाइड्रोलिक सिस्टम यानी द्रव से काम करने वाला जो सिस्टम होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? एक सिद्धांत है साथियों वो जो जिसे हम कहते हैं पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का सिद्धांत का मतलब क्या है साथियों? ये कहता है कि हम किसी द्रव पर एक साइड से अगर दबाव लगाएंगे तो वो आगे जाके एक समान दबाव लगाएगा। यानी कि ये 4 पंक्तियां हैं, 4 लाइनें हैं, यहां पर एक लाइन से हमने दबाव लगाया तो ये दबाव है वो इन चारों पे क्या है समान रूप से जाएगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर विभिन्न वाहिकाएं होती है जिनमें रक्त चलता रहता है, तो उन सभी में जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार सर्कुलेट होता रहता है। वही सिद्धांत यहां पे काम करता है पास्कल का नियम। यानी कि पास्कल ने यह सिद्ध किया था कि जो द्रव पदार्थ होते हैं वो समान दबाव लगाते हैं, बस ये इसका सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत का प्रयोग हम यहां पर ब्रेक सिस्टम में, क्लच में, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम में इनमें करते हैं। तो ये हो जाएगा द्रव का एक समान दबाव अथवा पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक सिस्टम है वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताने साथियों आप सभी को पता है ये पेपर दोस्तों ओरिजिनल है राजस्थान हाई कोर्ट 23 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ था, उसी को मैं सोल्व करवा रहा हूं। बहुत अच्छा पेपर हुआ था। वाहन को केवल सही बताना साथियों, एक कथन, वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है, उच्च गति के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको एक ही बात याद रखनी है, बात आ जाती है उच्च गति, एक बात आ जाती है उच्च टॉर्क। इन दोनों में काफी अंतर है। अब टॉर्क क्या है मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल। यानी मेरा हाथ है, मैं किसी चीज को इसे हाथ से ऊपर उठा रहा हूं, इसे
यानी कि मैं अपने हाथ से क्या है ऊपर उठा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें जो पावर लग रही है वो तो क्या है, टॉर्क है। और ये कितनी गति से घूम रही है, ये हो जाएगी गति। यानी ये कितनी गति से चल रहा है, ये तो गति है। और इसको उठाने में कितना पावर लग रहा है, ये टॉर्क होता है साथियों। यानी कि इसमें पावर कितनी है वो तो हो जाएगा टॉर्क, और जो गति हो जाएगी यानी कितनी स्पीड से वो काम है वो कर रही है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर काफी स्टूडेंट मतलब कंफ्यूज होते हैं। एक छोटा गियर होता है, छोटी गियर से बड़े गियर को चलाएंगे, छोटे गियर से बड़े को चलाएंगे तो क्या होगा, बड़ा गियर आप चलाते हैं तो क्या होता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, माना कि छोटा गियर ये है, इस पे कितने दांते हैं, माना कि यहां पर 7-8 दांते हैं। इससे हम एक बड़े गियर को चलाएंगे, तो यहां पर इस पे ऊपर क्या है, दांते ज्यादा हैं। तो ये अगर माना कि एक राउंड काटेगा, सॉरी यहां पे एक तो काटेगा, क्या एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, माना कि ये 10 चक्कर काटता है तो ये 3 चक्कर काटता है, या इसका रेशियो थोड़ा सा हम अलग ले लेते हैं। माना कि ये 9 चक्कर काटेगा तो ये 3 चक्कर काटेगा, बड़ा वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें छोटे गियर से बड़े गियर को घुमाया, छोटे से बड़े को घुमाया तो हमें गति कम मिली, गति क्या मिली, कम मिली है, लेकिन टॉर्क ज्यादा मिला है। याद रखना, छोटे से बड़े गियर, छोटे से बड़ा गियर अगर आपने चलाया, छोटे से बड़ा गियर चलाया तो आपको क्या मिली, गति मिली कम और टॉर्क मिला ज्यादा, टॉर्क मिला अधिक। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये इसका उल्टा हो जाएगा अगर बड़े से छोटे को चलाते हैं, यानी कि बड़े से छोटे को चलाते हैं आप, बड़े से छोटे गियर को चलाते हैं तो क्या होगा, बड़े से छोटा चलाओगे तो यहां पर बड़ा गियर अगर 1 राउंड काटेगा तो छोटे वाला 3 काट देगा, मतलब गति अधिक मिल जाएगी। और टॉर्क है वो कम मिल जाएगा। गति और टॉर्क है ये एक दूसरे के विपरीत है, बस ये चीज आप समझ लेना, गति और टॉर्क है साथियों एक दूसरे के विपरीत है। यहां पे मैं बता देता हूं, आपको दोबारा से निकाल देता हूं, बड़े गियर से छोटा गियर चलाना, ये हो गया छोटा गियर। ये काफी कंफ्यूज होता है, तो यहां पर हो जाएगा गति क्या होगी, बड़े से छोटा चला रहे हो तो आप गति हो जाएगी अधिक, और टॉर्क हो जाएगा कम, ये हो गया। एक हम मैं बताता हूं, छोटे से छोटे गियर से बड़ा गियर चलाते हैं, छोटे गियर से बड़ा गियर चलाते हैं तो आपको क्या होगा, बड़ा गियर धीमा घूमेगा, मतलब कि गति क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी कम और टॉर्क हो जाएगा अधिक, यानी कि ये हो जाएगा गति का विपरीत। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आप सभी को पता भी एक छोटा गियर है एक बड़ा गियर है, तो ये गियर घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा तो इसका एक चक्कर हो, सॉरी यहां पे इसके माना कि 9 चक्कर होंगे तो ये तो मात्र 3 ही चक्कर घुमा पाएगा या और भी कम घुमा पाएगा। ये तो इनके रेशियो पे डिपेंड करता है कि कितने चक्कर घुमा सकता है। माना कि इस पर 9 दांते हैं और इस पर 27 दांते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये 3 चक्कर काटेगा तो इसका 1 ही चक्कर होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर छोटे से बड़ा मतलब कि गति कम मिलेगी, क्योंकि छोटा गियर छोटा है, ये घुमाएगा किसको, बड़े को, तो बड़े पे दांते ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा गियर चलाओगे गति अधिक टॉर्क कम, और छोटे गियर से बड़ा गियर गति कम और टॉर्क अधिक है। यहां पे पीछे में चलता हूं वापस, पिछले जो प्रश्न था हमारा, यहां पे पूछा क्या है, यही प्रश्न यहां इसमें पूछा गया है आपको कि भी वाहन को स्टार्ट करते इसमें क्या चाहिए होता है। स्टार्ट करते इसमें आपको गति थोड़ी चाहिए होती है, आपको तो पावर चाहिए ताकि गाड़ी को स्टार्ट किया जा सके। तो वाहन को स्टार्ट करते इसमें उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है, कथन सही हो जाएगा। उच्च गति के लिए उच्च टॉर्क, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गति और टॉर्क है एक दूसरे के विपरीत हैं। गियर बॉक्स वाहन को निर्बाध रूप से चलने में मदद नहीं करता, मदद करता है, ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंजन शाफ्ट को गियर बॉक्स से जोड़ने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों आप सबको पता है क्लच शाफ्ट, एक तो होता है क्लच शाफ्ट, एक होता है क्लच असेंबली, फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट। प्लेट तो आप सभी को पता है इसी का भाग है, और क्लच शाफ्ट है इसी असेंबली के ऊपर लगी रहती है। तो आपको करना क्या है, इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ने और तोड़ने का काम कौन करता है, क्लच असेंबली करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है, बी है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा कपलिंग का प्रकार है। अब साथियों कपलिंग का नाम आते ही कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या है।
यानी कि आप जब किन्हीं कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जहां से आपको किसी यांत्रिक ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पर आपको भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? आपको एक ऐसा सिस्टम लगाना होगा जिससे कि एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। और इस समस्या से बचने के लिए ही हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। कपलिंग का मतलब है यानी दो भागों को जोड़ने वाला। कपल यानी होता है जोड़ा। कपल किसे कहते हैं? जिसे एक आदमी एक और एक लुगाई होती है, यानी पुरुष और स्त्री होती है, तो इनका जो दोनों का ग्रुप है ये कपल कहते हैं। अंग्रेजी में कपल यानी कि जोड़ा कहलाता है। और इसी से कपलिंग बना है, यानी कि 2 या 3 पुर्जों से आपस में मिलकर जो कोई अगर बनता है तो कपलिंग कहलाता है। और यहां पर वाहन में कपलिंग की बात करते हैं तो यहां पर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं शाफ्ट को जोड़ने के लिए, ताकि जो 2 शाफ्ट होती है यहां पर शाफ्ट के अंदर जो पावर है उसका लॉस कम से कम हो। अब बात करते हैं वाहन में, तो वाहन में फ्लेंज कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेंज कपलिंग क्या होती है? फ्लेंज हम कहते हैं फ्लेंज कस दो, यानी चक्री सी होती है, एक चक्री एक इधर चक्री, दोनों को आपस में ऐसे लाया, यहां से नट से कस दिया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसका हो जाएगा फ्लेंज कपलिंग। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में बीएस किसका रूप है? बीएस किसका रूप है ये आपको बताना है। तो भारत स्टेज का है। साथ में आप सभी को पता होगा इसको अंग्रेजी में भी भारत स्टेज के नाम से जानते हैं, भारत स्टेज के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत सन 2000 में यूरो की तर्ज पर होती है, आप सभी को पता होगा। और ये एक प्रकार का क्या है? प्रदूषण का मानक है। यानी कि ये प्रदूषण का मानक तय करता है कि भी अब वाहन कितना अधिकतम मानक का जो प्रदूषण है वो कर सकता है। यानी ये प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए काम करता है। साथ में आप सबको पता होगा कि वर्तमान में 2017 में 4BS है वो लागू हुआ था, और 2020 में साथ में यहां पर वर्तमान में BS6 लागू है। और BS6 और 4 वाले वाहनों के लिए जो PUCC होता है वो साथ में अब पता है आपको 12 माह के लिए होता है। बाकी सभी वाहन हैं इनके लिए 6 माह का PUCC होता है, याद रखना है थोड़ा सा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, BS स्टेज, भारत स्टेज के बारे में क्या आ सकता है। एक तो PUCC के संबंध में आ सकता है, एक ये आ सकता है भारत स्टेज कब शुरू हुआ, किसकी तर्ज पे हुआ, यूरो पे, प्रदूषण मानक है। अब एक क्या आता है, BS का मान बढ़ेगा जैसे जैसे BS स्टेज का जो नंबर बढ़ेगा, BS स्टेज का नंबर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रदूषण का क्या होगा? प्रदूषण की मात्रा क्या होगी? प्रदूषण की मात्रा को घटाने का प्रयास किया जाएगा, प्रदूषण घटाया जाएगा। ये आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। BS स्टेज नंबर बढ़ेगा, जैसे पहले BS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 से सीधा 6 आ गया। तो यहां पे जैसे जैसे BS बढ़ रहा है, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं प्रदूषण है वो कम किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो चिन्ह है क्या दिखा रहा है? सभी को पता है यहां पे एक गोल आकृति है, साइकिल बनी हुई है, उस साइकिल को यहां पर यानी कि इस प्रकार से साइकिल बनाई हुई है, और एक ब्लू सर्कल में है, मतलब के लिए ये दिखा रहा है कि आगे साइकिल लेन है। ब्लू सर्कल में कोई संकेत आ जाए तो उसकी सुविधा को बताता है। तो यह रास्ता साइकिल के लिए नहीं है, गलत हो जाएगा। आगे साइकिल क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग नहीं होगी। क्रॉसिंग के लिए क्या होगा साथियों? क्रॉसिंग के लिए यहां पे साइकिल है वो त्रिभुज में बनाई जाएगी, ये आपको याद रखना है। यह रास्ता साइकिल के लिए ही है, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। एक संकेत होता है गोल आकृति में, इस पे भी साइकिल होती है, लेकिन इस साइकिल को बीच में से काट दिया जाता है, मतलब कि साइकिल का प्रयोग करना मना है, ठीक है। तो ये साइकिल के संबंध में 3 संकेत होते हैं। ये तो रेड सर्कल में होता है, ये भी रेड सर्कल में होता है, और ये एक ब्लू सर्कल में होता है। ब्लू सर्कल वाला क्या होता है? साइकिल लेन को दिखाता है। साइकिल लेन, साइकिल क्रॉसिंग और साइकिल मनाई यानी साइकिल प्रोहिबिटेड। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि इसका भी पालन करना और इसका भी पालन करना चाहिए। आपकी जो साइकिल लेन होती है इस पर दूसरा व्हीकल नहीं चल सकता, और अगर ये चिन्ह आता है गोल सर्कल में, इसका मतलब है आपको साइकिल का प्रयोग नहीं करना है। अगला प्रश्न है, बाएं आकार मार्ग, बाएं आकार मार्ग को निम्न में से कौन सा चिन्ह है वो दर्शाता है? अब बाएं यानी होता है लेफ्ट साइड, पहली बात तो लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में किस में आ रहा है? ये तो एक y आ रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, ये t है, और ये एक तरह से ऐसे है y, और यहां पे तो संकड़ा रास्ता है, मतलब कि ये तो ऐसे आ रहा है। तो आपको बायां कौन दिख रहा है? ये आपका बायां साइड में हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो ये भी एक y इंटरसेक्शन है, लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा है बाएं आकार मार्ग, तो इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर सी है, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 है। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, ये चिन्ह आपको दिख रहा है। तो ये चिन्ह क्या कह रहा है? दाहिने उल्टा घुमाओ, बाएं उल्टा घुमाओ, दाहिने और मोड़, बाएं और मोड़। तो इसका जवाब हो जाएगा दाहिने उल्टा मोड़, यानी कि ये एक बार गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर वापस गया, यानी उल्टा घुमाओ। आपको याद रखना है ये दाहिने उल्टा घुमाओ होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे विद्यालय है? सभी को पता है, जहां पे फुटपाथ बना हो और आदमी खड़ा हो तो यहां पे क्या होता है? ये तो क्या होता है? पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल पार पथ है। ये पशु है, यहां पे बच्चे हाथ में थैले, मतलब स्कूल वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे 3। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? सभी को पता है एक्सल बनाई गई है, एक्सल के ऊपर 4T, यानी कि एक्सल का भार बताया गया है। क्या है? धुरी भार सीमा, भार सीमा, ऊंचाई की सीमा, चौड़ाई की सीमा। एक्सल देख रही है तो केवल भार नहीं होगा, धुरी भार सीमा होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि 200 मीटर आगे सुरक्षित रेल संपार है? सुरक्षित का मतलब है वहां पर फाटक बनी हुई है, सीधी भाषा में। 200 मीटर का मतलब है जब कोई ऐसा संकेत आ जाए जहां पे, साथियों यहां पे देखो, अब आपको बताना है, यहां पे अगर एक रेखा होती है, एक रेखा का मतलब 100 मीटर होता है, और दो रेखा का मतलब भी 200 मीटर हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो 200 मीटर आते ही ये 2 तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब पूछा है सुरक्षित, सुरक्षित का एक में सीधी ट्रेन दिख रही है, जिसमें सीधी ट्रेन है मतलब फाटक नहीं बनी हुई, जिसमें जाली दिख रही है साथियों, मतलब इसमें फाटकें बनी हुई है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है साथियों, हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एक चौकोर आकृति है, इसमें एक ऐसे सड़क जा रही है और ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर आपको यहां पे मतलब कि ये बंद दिखाई दे रहा है, मतलब कि मार्ग यहां पे क्लोज कर दिया गया है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाजू में आम रास्ता नहीं है, आगे मुख्य सड़क है, आगे रास्ता नहीं है। ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएगा। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट में इसको पूछा था, आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं है, शायद हो सकता है टाइपिकल मिस्टेक हो जाए, ये आया था उसमें, और मैंने इसको आम रास्ता को आगे रास्ता नहीं है ये आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न सड़क चिन्हों का प्रकार कौन सा है? सभी गोल आकृति में है। ये 50 है स्पीड लिमिट, ये 5T यानी 5 टन भार सीमा बताता है, और ये आपके दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा है एरो साइड में से है, मतलब कि चौड़ाई सीमा बता रहा है। तो ये क्या है? एक निर्देशात्मक संकेत है। इन निर्देशात्मक संकेतों को साथियों आप आदेशात्मक भी बोल सकते हैं, आदेश या निर्देश या अनिवार्य, आप कुछ भी इनको कह सकते हैं। या एक और भी होता है अधिदेशात्मक, अधिदेशात्मक। तो इन चिन्हों के नाम है, आपको सारे के सारे याद रखने हैं। तो आप अगर ये पूरी डिटेल्स की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडियो पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? निर्देशात्मक संकेत। अगला प्रश्न है, कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि वाहन रोकना और खड़ा करना मना है? साथियों गोल आकृति में अगर एक रेखा है तो केवल खड़ा, एक रेखा मतलब है केवल खड़ा करना या पार्क करना, खड़ा या पार्क करना मना है, पार्क मना। ठीक है, या मैं कह सकता हूं केवल पार्क ही कह दो, आप इसको केवल कह दो, एक रेखा मतलब है तो पार्क मना होता है। ठीक है, एक ऐसा सर्कल है जिसमें एक रेखा ऐसे, एक ऐसे एक्स बना हुआ है, यानी कि पार्क भी नहीं कर सकते और रोक भी नहीं सकते। पार्क और रोकना दोनों क्या होता है? मना होता है। तो यहां पे वाहन रोकना और खड़े करना दोनों मना है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहां पे जो यहां पे आप सभी को पता है गोल सर्कल में क्रॉस बना हुआ है। यहां पे आप देखते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर क्या है? ऐसे बने हुए हैं, मतलब कि गोल सर्कल से बने हुए हैं, मतलब कि राउंड अबाउट का है। राउंड अबाउट को दोस्तों क्या बोलते हैं? एक चौराहा होता है, चौराहा का साथ में आपको बता देता हूं, चौराहे में क्रॉस होता है। चक्रवत मार्ग, ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही जवाब हो जाएगा। राउंड अबाउट इसे कहते हैं अंग्रेजी में, राउंड अबाउट। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पर है ध्यान है वो रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, दाहिना हेयरपिन बेंड, घुमाव को दर्शाने वाला चिन्ह कौन सा है? सभी को पता है ये जो है ये उल्टा घुमाव है, उल्टा लेफ्ट में है, ये भी उल्टा राइट में है, ये भी उल्टा घुमाव हो गया। ये हेयरपिन बेंड है,
ये हेयर पिन बैंड है, लेकिन किधर है? लेफ्ट में है। और ये भी हेयर पिन बैंड है, और ये किधर में है? राइट में है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछा क्या है? दाहिना यानी राइट साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। यहां पे है भोज का स्थान, यानी भोजन करने का। सभी जानते हैं भोजन कहां होगा? जहां चम्मच होगी, जहां चम्मच होगी। एक प्रश्न ये भी आया था कि भाई जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, इन सूचनात्मक चिन्हों में जो सुविधा होती है, सूचनात्मक चिन्हों की जो सुविधा होती है, सुविधा की दिशा, सुविधा की दिशा और यहाँ पे दूरी, दिशा व दूरी किस रंग के परिप्रेक्ष्य में दर्शाई जाती है? दूरी है वो दर्शाई जाती है किसमें? दूरी तो देखो यहाँ पे व्हाइट कलर में आ गई है, 500 मीटर लिखा हुआ है, ये तो दूरी है, लेकिन ये किस बैकग्राउंड में है? तो यहाँ पे ब्लू यानी कि नीले बैकग्राउंड में है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये 500 किस में है? व्हाइट में है। 500 व्हाइट में है, लेकिन ये 500 किस बैकग्राउंड में लिखे हुए हैं? ब्लू यानी कि नीले में लिखे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है किस कलर में होते हैं। संकेत किस में है? ये आपके ब्लैक में है। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का मैंने बता दिया होगा। भोज का स्थान ऑप्शन नंबर 1 से ही हो जाएगा। यहां पे निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? यहां पर बैरियर बना हुआ है, यानी कि आगे अवरोधक है, आगे रुकावट है, यानी आगे गति अवरोधक नहीं, गति अवरोध नहीं है, केवल अवरोधक हो सकता है, केवल रुकावट हो सकती है। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। यहां पे कौन सा चिन्ह दर्शाता है? दोनों ओर पार्किंग। सीधी सी बात है, यहां पे केवल कार बनी हुई है, यहां पे केवल एरो इधर है, यहां पे एरो दोनों साइड में जा रहा है, और यहां पे मोटरसाइकिल बनी हुई है। तो जहां एरो दोनों साइड में जा रहा है वो हो जाएगा दोनों ओर पार्किंग, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पे 3 नंबर हो जाएगा। यहां पे है निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? साथियों आपको याद रखना है, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। एक त्रिभुज के संकेत में ऐसा होता है जहां पे केवल एक ही क्या होता है? एक ही ऐसे होता है। एक तो ऐसे होता है, एक ही, एक और होता है, मैं माना कि ऐसे बता देता हूं, ये नहीं बना सही, यहां पे बता देता हूं। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें माना कि ऐसे करके 3 4 या 3 होते हैं, या मैं कह सकता हूं यहां पे केवल 1 2 3 तो आपने देखे होंगे। तो ये किसके लिए होता है? उबड़ खाबड़ मार्ग के लिए होते हैं। इस उबड़ खाबड़ को हम्प रोड, HUMP, हम्प या संप रोड है आप कह सकते हैं, हम्प या संप रोड कह सकते हैं, यानी कि उबड़ खाबड़ रोड। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। अगर एक आता केवल तो एक का मतलब स्पीड, आगे गति अवरोधक हो सकता था साथियों। तो थोड़ा सा आपको ऐसे ध्यान है और रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? तांगा गाड़ी है, काट दिया गया है, मतलब कि जो यहां बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी का प्रवेश निषेध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पे एक मोटरसाइकिल है, एक आपके जो कार है, इन दोनों को काट दिया गया है। तो यहां पर क्या होगा? सभी प्रकार के यानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये इसका सही जवाब होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि केवल मोटरसाइकिल और कार को प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा नहीं है। कार का और मोटरसाइकिल का अगर दोनों का आ रहा है तो दोस्तों क्या है? सभी हो जाएगा, सभी वाहन है प्रोहिबिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यहां पे चंडीगढ़ लिखा हुआ है और यहां पे एरो ऊपर की ओर जा रहा है, और साथ ही यहां पे जालंधर एरो साइड में और दूरी भी दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अग्रिम दिशा निर्देश चिन्ह नहीं होगा, गंतव्य चिन्ह, दिशा चिन्ह, पुनरावृत्त। तो ये हो जाएगा गंतव्य चिन्ह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यहां पर अगला प्रश्न है, निम्न चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? चौकोर आकृति है, चौकोर आकृति में प्लस बना हुआ है, तो दोस्तों सभी को पता है प्राथमिक चिकित्सा का केंद्र होता है। दोस्तों जो IRC का संकेत है वो IRC का संकेत अभी भी ये जो मैंने आपको दिखाया है यही संकेत है। हालांकि जो WHO है इसने अपना जो संकेत है उसने चेंज कर दिया है। उसने जो बैकग्राउंड है वो कैसा रखा है? ग्रीन बैकग्राउंड है और व्हाइट कलर का उसका प्लस है। लेकिन हमें IRC, हम पढ़ रहे हैं ड्राइवर एग्जाम, और ड्राइवर एग्जाम में कौन सा आएगा? जो रोडों के किनारे पे लगे रहते हैं। रोड के किनारे पर कौन सा लगेगा? जो IRC चाहेगी। IRC कौन है? इंडियन रोड कांग्रेस। इसकी स्थापना 1934 में होती है और इसका काम ही यही है संकेत जो प्रदर्शन करना। संकेत है वो दोस्तों इनका प्रकाशन करना, संकेत प्रकाशन का काम है वो IRC का है। तो हम क्यों टेंशन ले, जो IRC ने बता दिया हमारे लिए जिंदाबाद है। तो ऑप्शन नंबर C जवाब हो जाएगा। एकांगी मार्ग चिन्ह से क्या से होता है? एकांगी का मतलब होता है यहां पे एक तरफा, और एक तरफा हम किसे कहते हैं? एक तरफा को वन वे भी कह सकते हैं।
ये वन वे हो गया। और वन वे कैसे बनाया जाता है, यानी कि यहां पर वन वे का मतलब होता है एक एरो जा रहा, एक आ रहा, इनमें से एक को काट देते हैं हम, तो ये एक तरफा मार्ग बनता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, एक तरफा है मतलब क्या है, दूसरी साइड में यानों को रोका गया है। यानी कि एक दिशा में यान प्रतिषेध, दोनों दिशाओं में यान प्रतिषेध, सिंगल लेन मार्ग, यहां पर हो जाएगा एक दिशा में यान प्रतिषेध। अब आप कहोगे सर दोनों में तो होगा नहीं, सिंगल लेन मार्ग ये क्या हो गया, लेन, ये तो केवल लेन की बात हो रही है। और यहां पे क्या हम करते हैं, यहां पर जब एक तरफा बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक आता है एक जाता है, और इनमें से एक को काट देते हैं, भैया तू रुक जा, यानी दोहरा मार्ग होता है। और लेन में क्या होता है, लेन में तो केवल एक साइड में ही जाया जाता है, लेन में एक साइड में जाता है, तो एक कम कर देंगे तो वो केवल वो मार्ग वही रहेगा, समझ रहे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यातायात संकेत के अंतर्गत शामिल है चेतावनी संकेत, दिशा सूचक, सड़कों पर चिन्हांकन। तो ये सभी के सभी है वो यातायात संकेतों की श्रेणी में शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, यहां पे 34 को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, यहां पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, अब देखते हैं असंतुलित व्हील को सुधारने का सही तरीका क्या है। असंतुलित व्हील किसे कहेंगे, पहली बात तो यही आ जाती है, यानी जो व्हीकल है उसका जो वजन होता है किसी एक साइड में अधिक एक साइड में कम हो जाता है, तो दोस्तों वो असंतुलित पहिया कहलाता है। इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, टायर दबाव का समायोजन, डैम्पर स्प्रिंग तनाव समायोजन, टायर को घुमाना, उचित पोजीशन पर व्हील रिम के साथ उचित भार संलग्न करना, ये इसका जवाब सही हो जाएगा। यानी उचित पोजीशन पर, जिधर संतुलन बिगड़ रहा है उसके विपरीत साइड में हम क्या करेंगे, एक उचित पोजीशन पर व्हील रिम के साथ में एक उचित भार लगा देंगे, जिससे कि टायर क्या है, संतुलित हो जाएगा। यहां पे अगला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं 35 नंबर, एक अधिक फूले हुए टायर का कौन सा भाग है वो सबसे ज्यादा घिसेगा। अधिक फूला हुआ मतलब प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पर केंद्र के नजदीक का, किनारे के नजदीक का, पार्श्व दिशा का, क्रॉस दिशा का। तो अगर टायर के अंदर हवा ज्यादा है, प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर ज्यादा है, अधिक है प्रेशर, अधिक होगा तो क्या होगा, अधिक आ जाए तो केंद्र होगा, केंद्र से ज्यादा घिसेगा। और कम हो जाए, कम है तो दोस्तों किनारे आ जाए, याद कर लेना आप, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, अधिक है तो केंद्र से घिसेगा, कम है तो किनारे से घिसेगा। तो यहां पर हो जाएगा केंद्र के नजदीक का। अगला प्रश्न है, साइन बोर्ड पर डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर लिखे होने का आशय। डाइवर्जन अहेड 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर पश्चात रास्ता बंद है, नहीं होगा, किलोमीटर पश्चात परिवर्तित रास्ता, बिल्कुल, डाइवर्जन यानी परिवर्तित, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है, सही हो जाएगा। साइन बोर्ड पर क्रॉस रोड्स लिखे होने का क्या आशय है, वहां रुकना है, बिना रुके उसी रफ्तार से आगे वाहन चलाते रहना है, वाहन को धीरे करना है और सावधानी से आगे बढ़ना है, बिल्कुल। यहां पे अगर क्रॉस रोड है मतलब कि कोई चौराहा आ रहा है, चौराहा आ रहा है मतलब वाहन को धीरे करना है, सावधानी से आगे बढ़ाना है। साइन बोर्ड पर डोंट एंटर व्हेन फ्लोडेड लिखे होने का क्या मतलब है, फ्लोडेड यानी जब पानी की मात्रा ज्यादा है या बाढ़ आ गई है तो आपको क्या करना है, वाहन को तेज गति से चलाकर बाढ़ आने से पहले प्रवेश करना, गलत, जब बाढ़ हो तब प्रवेश न करें। डोंट एंटर व्हेन फ्लोडेड यानी कि जब बाढ़ होगी तब प्रवेश न करें, बारिश होने पर प्रवेश न करें, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। डोंट एंटर यानी कि जब बाढ़ हो तब प्रवेश न करें, प्रवेश नहीं करना आपको। साइन बोर्ड पर अवॉइड ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग, वाइल ड्राइविंग यानी अवॉइड ड्रिंकिंग यानी दूर रहो, वाइल यानी जब ड्राइविंग करते हैं, यानी जब आप गाड़ी चलाते हैं तो शराब से दूर रहें, यानी कि वाहन चलाते समय पानी न पिए, गलत हो जाएगा, वाहन चलाते समय शीतल पेय न पिए, ये भी गलत है, वाहन चलाते समय गर्म पेय पीने से बचें, ये भी गलत है, वाहन चलाते समय शराब पीने से बचें, ये सही हो जाएगा साथियों। यहां पर ड्रिंकिंग आया है, ड्रिंकिंग का मतलब शराब होता है। साथियों आप सभी को पता है शराब पीकर गाड़ी चलाना धारा 185 का उल्लंघन होता है, और इसके तहत 100 ml जो ब्लड होता है इसमें साथियों आपका 30 mg यानी मिलीग्राम अगर आपकी एल्कोहल पाई जाती है, एल्कोहल पाई जाती है तो दोस्तों आप इसमें अपराधी माने जाते हैं, और इसके तहत आपको पहली बार में 10,000 का जुर्माना भरना पड़ता है, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना है, यह आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न है, साइन बोर्ड पर अवॉइड सेल फोन यानी मोबाइल फोन की बात हो रही है, वाइल ड्राइविंग लिखे होने का क्या आशय है, यानी कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको फोन के इस्तेमाल से बचना है, कौन सा देंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग से बचें, सही बात है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन को बंद रखें, बंद रखने की आवश्यकता नहीं है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन साथ ले जाने से बचें,
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन वाइब्रेशन मोड पर रखें। तो अवॉइड यानी दूर रहना आपको, यहां पे केवल है कि प्रयोग से बचें। अवॉइड का मतलब है प्रयोग से बचें आपको, ठीक है। साइन बोर्ड पर डेंजर वर्क अहेड है, डेंजर इन खतरनाक, वर्क इन काम चल रहा है, अहेड इन सामने, यानी खतरा, डेंजर इन खतरा, वर्क अहेड। आपको दो टुकड़ों में इसको पढ़ना है, दोबारा से बता देता हूं मैं। डेंजर इतना पढ़ो, वर्क अहेड है यानी खतरा, वर्क अहेड यानी आगे काम चल रहा है, खतरा नहीं है ये गलत हो जाएगा, खतरा आगे काम चालू है, ऑप्शन बी से जवाब इसका हो जाएगा। साइन बोर्ड पर वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, वियर यानी होता पहनना, सीट बेल्ट यानी सीट बेल्ट, वाइल यानी जब, ड्राइविंग यानी ड्राइविंग के दौरान। तो आपको ड्राइविंग करते समय, वाहन चलाते समय बेल्ट उतारे गलत हो जाएगा, वाहन चलाते समय बेल्ट का उपयोग न करें ये भी गलत है, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधें, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है सही। तो यहां पे प्रश्न संख्या 43 आपके सामने है, सूचनात्मक चिन्हों के संबंध में निम्न में से सही है, आपको सही बताना है, क्या बताना है, सही बताना है। सूचनात्मक चिन्हों के संबंध में निम्न में से सही है। यह चिन्ह निर्देश स्वरूप नहीं होते हैं, नहीं आया है, मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो सूचनात्मक जो संकेत होते हैं वो निर्देश होते हैं या नहीं होते। तो बिल्कुल दोस्तों ये नहीं होते हैं, यानी कि कथन सही है। राजमार्गों पर क्षेत्रीय भाषा में आवश्यकता अनुसार नहीं लिखे जा सकते, बिल्कुल साथियों, इसको दोस्तों आप सभी को पता है किसमें लिखा जाता है, यहां पर इनको राजमार्गों पर है, वो एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है इसी में लिखा जाता है। चिन्ह का आकार संदेश और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है। चिन्ह का जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, जो संदेश होता है, जो अक्षरों का आकार होता है उन्हीं के अनुसार है वो चिन्ह की जो साइज है, संकेत की साइज है वो निर्भर करती है। तो ये सी भी सही है दोस्तों, ये वैसे तो ए भी सही लग रहा है क्योंकि निर्देश स्वरूप नहीं होते बिल्कुल, लेकिन निर्देश को हम समझ सकते हैं, ये हमें निर्देश करते हैं कि भैया आगे इस टाइप से, माना कि आगे कोई भी मतलब संकेत होते हैं तो ये संकेत करते हैं कि भाई आगे क्या है, इस इधर भी मार्ग जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इनमें से आपको किसी एक पर जाना होगा। ये होता है हमारे लिए निर्देश। अब निर्देश का पालन हम करें न करें ये एक दूसरी बात है, ठीक है। तो ये हो सकता है निर्देश स्वरूप होते होंगे, इसीलिए बोर्ड ने इसको जवाब है गलत माना है। बोर्ड का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चिन्ह का आकार संदेश और अक्षरों के आकार पर है वो निर्भर करते हैं। हम तो क्या पढ़ते हैं, जो संकेत 3 प्रकार के होते हैं, आदेशात्मक, सूचनात्मक और चेतावनी। इनमें से जो आदेशात्मक संकेत होते हैं इनका पालन करना जरूरी होता है और उनको ही हम केवल निर्देशात्मक संकेत के रूप में जानते हैं। फिर हम कहते हैं कि जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं ये चिन्ह निर्देश स्वरूप नहीं होते, ये हमारे लिए निर्देश नहीं होते, ये केवल हमारे लिए सूचना देते हैं, निर्देश नहीं करते, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बात करूं, हम कोई भी काम करते हैं तो वहां पे निर्देश लिखे होते हैं कि भी इस काम को करने के लिए ये ऐसे निर्देश हैं। अब इनका पालन करना हमारे लिए जरूरी होता है, मतलब अनिवार्य होता है, वही बात है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी को आपको सही माना है, बोर्ड ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने इसका जवाब है वो सी माना है। राइडिंग ऑन क्लच का क्या आशय है, राइडिंग ऑन क्लच का मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता होगा यहां पर जो ड्राइवर होता है गाड़ी की क्लच पर पैर रखकर गाड़ी चलाता है उसे राइडिंग ऑन क्लच कहा जाता है। ड्राइवर की क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन चलाने की आदत नहीं है, गलत हो जाएगा। ड्राइवर की क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन चलाने की आदत होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ड्राइवर की बिना क्लच पेडल दबाए गियर बदलने की आदत, ये भी गलत हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइडिंग ऑन क्लच, राइडिंग यानी होता है सवारी करना या चलाना, ऑन क्लच यानी क्लच के ऊपर पैर रखकर गाड़ी चलाना, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा। इंजन के संदर्भ में MPFI का वृहत स्वरूप शब्द रूप है वो क्या होता है, MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इनटेक। यहां पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, मल्टी पॉइंट फ्यूल इनटेक, ऑप्शन नंबर बी है वो दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्देशात्मक संकेत ट्रकों का। अब यहां पर देखो आप, यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर जो ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित है, क्या है, ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित है, इसको निर्देशात्मक बताया गया है। यानी कि ट्रकों का जो प्रवेश निषेध होता है वो गोल सर्कल में होता है और दोस्तों इसमें ट्रक बनाई जाती है और इसके पहिए भी यहां पे दिखते हैं, इसको काट दिया जाता है, इसको कहा जाता है ट्रकों का प्रतिबंध। ट्रकों का प्रवेश है वो प्रतिबंधित है। तो यहां पर निर्देशात्मक संकेत कौन से होते हैं,
आदेशात्मक संकेत। लेकिन ये खुद ही एक दो प्रश्न है वो कंफ्यूज वाले दे देता है। प्रतिबंध का सामान्य आकार व लघु आकार क्रम से कितना होता है आपको बताना है। 70 सेमी, 40 सेमी, 90 सेमी, 60 सेमी, 60 सेमी, 40 सेमी, 70 सेमी, 45 सेमी। तो दोस्तों ये तीन आकार में होते हैं, 40 में, 60 में और 90 में। तो यहां पर आपको पूछा है सामान्य आकार। सामान्य का मतलब किसे कहते हैं? एक एवरेज यानी बीच वाला। और एक लघु आकार पूछा है मतलब 40 वाला। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। साइन बोर्ड पर एग्जिट जयपुर 2 किलोमीटर लिखे होने का आशय क्या है? तो जयपुर 2 किलोमीटर दूर है, साइन बोर्ड पर एग्जिट जयपुर 2 किलोमीटर और ये एरो का निशान भी है। जयपुर के लिए 2 किलोमीटर बाद दाएं से बाहर निकले, जयपुर के लिए 2 किलोमीटर बाद बाएं से बाहर निकले और जयपुर के लिए 2 किलोमीटर बाद बाहर नहीं निकले। एग्जिट जयपुर आपको क्या करना है? जयपुर के लिए बाहर आपको यहां पे निकलना पड़ेगा। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? जयपुर के लिए 2 किलोमीटर बाद बाएं से बाहर आपको है साथियों निकलना है। तो आप सभी को पता है एरो किधर जा रहा है? एरो बाएं साइड में जा रहा है, तो एग्जिट होना है यानी कि बाहर जाना है। एग्जिट यानी क्या हो जाएगा? बाहर निकले। किसके लिए? जयपुर 2 किलोमीटर। जयपुर के लिए 2 किलोमीटर आगे आपको एग्जिट होना है। किधर? ये एरो किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है। जयपुर के लिए 2 किलोमीटर बाद बाएं से बाहर निकले। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। नेक व्यक्ति से अभिप्रेत होता है वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है। सही बात तो सही है। वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को पुलिस स्टेशन, गलत बात है। वह व्यक्ति जो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को पकड़ता है, यह भी गलत बात है। पकड़ना हमारा काम थोड़ी है। वह चालक जो मादक द्रव्य के असर में होने पर वाहन नहीं चलाता, यह भी गलत है। तो यहां पर नेक व्यक्ति क्या होता है? नेक व्यक्ति धारा 134A ये पहली बार 2019 में साथियों नया जोड़ा गया है, नया नियम है। और नेक व्यक्ति इसे अच्छा सामरी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? अच्छा सामरी। सामरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, अच्छा सामरी सही हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक इसका नाम और बताता हूं, गुड सिमेरिटन। ये तो आप सभी जानते होंगे, गुड सिमेरिटन भी इसको कहा है, वो जाता है। और ये वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति की जो पीड़ित होता है, जो घायल होता है, जो बीमार हो जाता है, मतलब कि सड़क के किनारे या सड़क से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, वो वहां पर अगर कोई बीमार होकर पड़ा है, असक्षम है, स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकता या कोई दिक्कत उसको आ गई है, तो वो अगर उस व्यक्ति की कोई सहायता करता है उसे हम नेक व्यक्ति कहते हैं। वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है नेक व्यक्ति कहलाता है। पार्क करते समय क्या करना चाहिए? वाहन को गियर में रखना चाहिए, वाहन की पार्किंग लाइट चालू रखनी चाहिए, वाहन के हैंड ब्रेक लगाकर रखना चाहिए और 1 और 2 दोनों सही है। गियर में कभी भी गाड़ी को नहीं रखना है जब आप पार्क करते हैं। ढलान में या चढ़ान में करते हैं वो दूसरी कंडीशन है, लेकिन गाड़ी को पार्क करते समय गियर में नहीं रखना है। वाहन पार्किंग लाइट चालू रखनी चाहिए। आप अगर स्थायी रूप से पार्क करते हैं तो आप क्या करेंगे? चालू रखेंगे? नहीं रखेंगे। पार्किंग स्थान पर पार्क करते हैं तो आपको पार्किंग लाइट चालू करने की आवश्यकता नहीं है। पार्किंग लाइट तो तब ऑन करनी है जब आप किसी रोड के किनारे रात्रि में या दिन में अगर आप गाड़ी को रोड के किनारे पार्क कर देते हैं तो आपको पार्किंग लाइट है वो ऑन रखनी है ताकि दूसरे वाहनों को नजर आ जाती है। तो यहां पे वाहन को हैंड ब्रेक लगाकर रखना चाहिए। ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। मोटर यान चलाते समय हॉर्न का प्रयोग प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हॉर्न बजाने का प्रथम अपराध। आपको ध्यान से देखना है, हॉर्न से संबंधित यहां पर प्रावधान पूछा गया है धारा 194F। हॉर्न का प्रयोग निषेध बताया गया है और 1000 रुपए के जुर्माने से दंडनीय है वो बताया गया है। हॉर्न का प्रयोग करते हैं तो धारा 194F है, पहली बार जोड़ी गई है, आपको याद रखना है। बीमा न किए गए मोटर यान को चलाने पर चालक को क्या है? धारा 196 आपको याद होगी। धारा 196, धारा 146 और 47 इसके तहत अगर आप पालन नहीं करते हैं, बीमा नहीं बनाते हैं तो ये जुर्माना राशि होती है। जुर्माना कितना है आप सभी को पता होगा। जुर्माना दोस्तों यहां पर पहली बार में 2000 है, दूसरी बार में 4000 है और दोनों ही बार में 3 माह की कैद का भी प्रावधान है। 3 माह का कैद। तो यहां पर प्रथम अपराध के लिए 3 मास का कारावास, 2000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर 1 से जवाब हो जाएगा। इसमें 1000 है, गलत हो गया। इसमें 6 मास आ गया तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक व्यक्तियों को बैठाना अनुज्ञेय होता है।
अनुज्ञा यानी अनुज्ञा होती है, यानी कि आज्ञा होती है। कब होती है ये आपको बताना है। केवल आवश्यक परिस्थितियों में, जब ट्रैफिक कम होता है, सभी परिस्थितियों में 2 से अधिक व्यक्तियों को बैठाना अनुज्ञेय नहीं है। बिल्कुल साथियों, मोटरसाइकिल पर आप किसी भी कंडीशन में 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठा सकते, आपको याद है साथियों, रखना है। अब कुछ लोग कह देंगे आपातकाल में, इमरजेंसी में आप बैठा पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपातकाल यहाँ पे लागू नहीं होता। साथियों मैं बता देता हूं, अगर आप मोटरसाइकिल पर क्या करते हैं, 2+ व्यक्ति बैठाते हैं, 2+ व्यक्ति बैठाते हैं, तो यहां पर धारा 194 C, और मोटरसाइकिल पर सवारी बैठाते हैं तो 1000 का जुर्माना यहां पे आपको देना पड़ता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या दर्शाता है? सभी को पता है जेब्रा लाइनें कैसे बनी होती है, ऐसे बनी होती है, ऐसे सड़क पे मतलब कि लाइनें होती है जो स्टॉप रेखा के जस्ट बगल में होती है। तो ये क्या करती है, वाहन को, पैदल यात्री के सड़क पार करने का रास्ता। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है, सही हो जाएगा। यदि आपको अपनी कार को गोल चक्र पार कर सीधे जाना है तो क्या इशारा करेंगे? गोल चक्र पार करके सीधा जाना है। साथ ही मैं आपको यहां पर एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। यह आपका गोल चक्र हो गया, यहां पर मैं एक चित्र बना रहा हूं, देखें कैसा बनता है। ठीक है, मैं बनाने का तो अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, मैं थोड़ा सा अच्छा बन गया तो ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इनको मैं मिला देता हूं, ये बन गया हमारा चौराहा। आप जानते हैं, माना कि यहां पे क्या है, ये वो बीच वाली रेखा है, ये बीच वाली रेखा हो गई। अब माना कि ए, यहां से कोई गाड़ी जा रही है, एक ए नंबर गाड़ी है। अब आप बताओ, यहां पे चौराहे पे कहीं लेफ्ट या राइट मुड़ने का कोई जगह है क्या? क्या ये गाड़ी राइट में मुड़ सकती है क्या? नहीं मुड़ सकती। इसको कहीं भी जाना है तो अपनी साइड से ही जाना है। ये तो ये क्या करेगी, अपने ही मार्ग में लगातार आगे बढ़ती जाएगी। यहां पे आएगी तो यहां से पहली बात तो ये प्रश्न पूछा जाता है, गोल चक्र पर मतलब कि क्या नियम होता है, आपके दाएं साइड से जो वाहन आ रहे हैं इन वाहनों को रास्ता देना है। पहली बात तो नियम ये याद रखना, यहां पर गोल चक्र में प्रवेश करते समय दाएं साइड के जो वाहन है उनको रास्ता देना है। दूसरी बात, आपको जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो कोई संकेत नहीं देंगे, आप यहां पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अगर इस चौराहे से बाहर निकलना चाहते हैं, यहां आगे माना कि यहां निकलना है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना पड़ेगा। यानी कि जब आप एंटर हो रहे थे, तो कोई संकेत नहीं देना, लेकिन जब आप बाहर निकल रहे थे तो आपको लेफ्ट का संकेत है वो देना है। यही प्रश्न इसमें पूछा है, आप इसमें देख सकते हैं। गोल चक्कर में घुसते समय कुछ भी नहीं, सही बात है। बाहर निकलते समय बाएं मुड़ने का ऑप्शन नंबर 1 जवाब है, सही हो जाएगा। गोल चक्कर पर घुसते समय कुछ भी नहीं, बाहर निकलते समय दाएं मुड़ने का। तो भैया दायां कहां मुड़ोगे आप, दायां किधर जा रहे हो आप बताओ, दाएं मुड़ने की जगह नहीं है इसमें। भाई यहां दाएं के अंदर तो जा नहीं सकते, ये तो पूरा पैक है, ये रोटरी सिग्नल है, ये एक प्रकार का रोटरी होता दोस्तों गोल है। ये नाम आता कई बार, रोटरी चौराया। तो ये रोटरी का मतलब होता है बीच में एक गोल स्थान बना हुआ है, तो ये होता है रोटरी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न पर मैं चलने से पहले आपको फिर से बता देता हूं, गोल चक्र घुसते समय बाएं और निकलते समय कुछ नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। गोल चक्र पर घुसते समय बाएं मुड़ने का तथा बाहर निकलते समय दाएं मुड़ने का। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, चौराया आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अगला प्रश्न है, BS सेकंड BS थर्ड इंजन में मुख्य विभेद है, यानी अंतर क्या है? आप सभी को पता है BS की शुरुआत है वो 2000 में की गई थी। BS का पूरा नाम है वो भारतीय स्टेज होता है, भारतीय स्टेज होता है, और ये एक प्रकार का प्रदूषण मानक है, यानी प्रदूषण की मात्रा को है वो ये निश्चित करता है कि आपका वाहन है कौन सा प्रदूषण कितना करेगा। यहां पर वर्तमान में जो BS 6 है वो वर्तमान में लागू है, BS 6 यहां पर लागू है, और कब से लागू है? 2020 से। अब देखते हैं, BS इंजन में कैटेलिक कन्वर्टर होता है, जबकि BS थर्ड इंजन में नहीं होता। कैटेलिक कन्वर्टर को आप सभी को बता देता हूं, जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर होता है, इसमें एक कैटेलिक कन्वर्टर लगा रहता है।
कैटेलिक कन्वर्टर लगा रहता है। अब इसका काम क्या होता है कैटेलिक कन्वर्टर का? जो खतरनाक और जहरीली गैसें होती है इनके प्रभाव को कम करना इसका काम होता है। अब आप कहोगे कौन से में होगा कौन से में नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं। भारत में सन 1992 से कैटेलिक कन्वर्टर की स्टार्टिंग हो गई थी। शुरू में एकदम बेसिक छोटा सा ऐसे ही बना दिया गया जो मामूली तौर पे इसका मतलब काम करता था। 1992 से आते आते 2003 आई तब तक भी कोई ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही 2005 में बीएस आपके थर्ड आया, तब तक बीएस थर्ड जब तक आया था तब तक ये अनिवार्य नहीं था। जिसमें है तो ठीक है, नहीं है तो और भी ठीक है, ये मामला था तब तक। क्योंकि तब तक प्रदूषण का वैल्यू यहां पर इतना की मतलब मात्रा नहीं थी, प्रदूषण यहां पर ज्यादा नहीं फैल रहा था। क्योंकि उस समय वाहनों की संख्या भी आज की तुलना में कम थी, तो उस समय क्या था वहां पर आपको कैटेलिक कन्वर्टर लगाना अनिवार्य नहीं था। लेकिन कई वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो बीएस थर्ड के साथ ही वाहनों में कैटेलिक कन्वर्टर का उपयोग है वो दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है बीएस इंजन में, बीएस सेकंड इंजन में कैटेलिक कन्वर्टर होता है, जबकि बीएस थर्ड में नहीं होता। गलत हो जाएगा। बीएस थर्ड इंजन में कैटेलिक कन्वर्टर होता है, बीएस सेकंड इंजन में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, साथियों हो जाएगा। यही इसमें अंतर है मेन। अगला प्रश्न है हिट एंड रन मामले में या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना से अभिप्रेत कौन सा मामला है जो हिट एंड रन मोटर दुर्घटना कहलाता है? आप सभी को पता है, यानी कोई गाड़ी होती है वो किसी को टक्कर मारकर भाग जाता है, टक्कर मारकर या मृत्यु करके या घायल करके भाग जाता है, और उसका पुलिस विभाग के द्वारा या युक्ति युक्त यानी कि यथासंभव प्रयास करने के बाद में भी उस टक्कर मारने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे मामलों को हिट एंड रन मामला कहा जाता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखनी है। तो दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक वाहन को मौके पर छोड़कर नहीं भागता, गलत है। दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की पहचान युक्ति युक्त प्रयास अभिनिश्चित की जा सकती है कि नहीं जा सकती, इसमें नहीं मिलता। दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की पहचान युक्त प्रयास के बावजूद भी अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, यानी कि पहचान होती नहीं है, वो वाहन मिलता ही नहीं है। फिर उसे कहते हैं हिट एंड रन। हिट यानी मारो, रन यानी भागो। मारकर भागना, मारकर फरार हो जाना, मारकर गायब हो जाना, घायल करके भाग जाना, घायल करके गायब हो जाना, ये चीजें होती है। इसमें गाड़ी प्लस ड्राइवर दोनों गायब रहते हैं। मैं बता देता हूं, दोनों गाड़ी प्लस ड्राइवर दोनों गायब रहते हैं। हिट एंड रन से संबंधित मोटर व्हीकल एक्ट 19 जो 161 जो धारा है इसमें उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना है। इंजन के निर्गुण तंत्र में आवाज कम करने के लिए लगाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? निर्गुण तंत्र यानी साइलेंसर में, और सभी को पता है आवाज कम करने के लिए मफलर का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से क्या होता है, आवाज है वो कम हो जाती है और शांत हो जाती है। यह आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। व्हील रिम से भार को है वो जोड़ा जाता है, व्हील रिम से भार को जोड़ा जाता है व्हील अलाइनमेंट के लिए, व्हील बैलेंस के लिए, व्हील रन आउट के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहां पर व्हील को बैलेंस करने के लिए व्हील रिम के साथ में भार को है वो जोड़ा जाता है। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना से अभिप्रात है। खतरनाक तरीके से गाड़ी जब आप चलाते हैं, आप सभी को पता है मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी धारा 184 क्या कहती है, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। इससे संबंधित है तो लाल बत्ती पार करना, सही बात है, धारा 184 में आता है। स्टॉप चिन्ह का उल्लंघन करना, यह भी है। यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना, यह भी इसमें शामिल है, होता है। उपरोक्त सभी चालान करना, उपरोक्त सभी प्रकार से अगर आप ऐसा करते हैं, यानी कि जो ऊपर लिखा गया है, तो धारा 184 का साथियों यहां पर उल्लंघन होता है। और आप सभी को पता होगा तो जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 है, इसमें जुर्माना राशि कितनी है, ये इसका अगर आपको पूछ ले कि जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 है, खतरनाक ड्राइविंग करने पर पहली बार में 1000 से 5000 का जुर्माना है और 6 माह से 12 माह की जेल हो सकती है। दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना है और दोस्तों यहां पर 2 वर्ष का कारावास है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहां पर 1000 मिनिमम, 5000 मैक्सिमम। ये आपके किए गए कुकृत्य का यह नतीजा होता है कि आपने कितना खतरनाक काम किया है, कितना लोगों को आपने रिस्क में डाला है, उसी पे ये जुर्माना डिपेंड होता है। तो यहां पर उपरोक्त सभी ऑप्शन डी से जवाब हो जाएगा।
ठीक है। प्रश्न संख्या 60 आपके सामने है, मोटर यान को चलाते समय किसी व्यक्ति को मादक द्रव्यों के असर में होना माना जाएगा जब। दोस्तों मादक द्रव्य यानी क्या होता है? द्रव्य यानी पदार्थ, मादक यानी शराब, यानी नशीले पदार्थों का सेवन करना। तो दोस्तों अगर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो दोस्तों धारा 185 का इसमें उल्लंघन माना जाता है, आप सभी को पता है। और इसमें क्या होता है, 100 ml जो ब्लड होता है, 100 ml में 30 mg अगर इसमें आपके एल्कोहल होता है तो आप अपराधी होते हैं। या यहां पर ऐसा कुछ लिखा है, देखते हैं। वह मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक होता है कि वह मोटर यान पर समुचित नियंत्रण रखने में समर्थ होता है। ये गलत हो जाएगा। यहां पर क्या पूछा है, किसको कहेंगे? यानी मोटर वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति को मादक द्रव्यों के असर में होना माना जाएगा। जब वो समर्थ है तो थोड़ी माना जाएगा। वह मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि वह मोटर यान में समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है, यानी कि असमर्थ है, वो वाहन पर नियंत्रण भी नहीं रख पा रहा है, तो वो दोषी माना जाएगा साथियों। उसके प्रति 100 ml रक्त में 20 mg एल्कोहल पाया जाता है, तो नो या 20 mg नहीं 30 mg होता है, तो इसीलिए 20 mg होने के कारण ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा कि वो क्या है, इतनी दारू उसने पी ली है, उतनी शराब पी ली है कि वो गाड़ी पर नियंत्रण है वो नहीं रख पा रहा है। अगला प्रश्न, बिना फुटपाथ की सड़क पर पैदल यात्रियों को किस तरफ चलना चाहिए? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है साथियों, आपको मैं बता देता हूं। यहां पे डिवाइडर रवाना की, तो यहां पे अगर यहां पे फुटपाथ नहीं बना हुआ रोड के किनारे तो आप यहां चलेंगे सड़क के ऊपर तो पीछे से आकर गाड़ी ठोक सकती है। इसके लिए विपरीत आप क्या करेंगे, अगर यहां चलेंगे, फुटपाथ नहीं है तो अगर आप यहां चलेंगे तो जो गाड़ियां आएगी सामने से उनसे आप अपने आप का क्या कर दोगे, बचाव कर दोगे। यानी कि फुटपाथ है तो क्या करना है, फुटपाथ है तो दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में चलना है। पहली बात तो फुटपाथ नहीं है तो क्या करेंगे, फुटपाथ नहीं है तो राइट साइड में चलेंगे। इस बात को आप दोबारा मत पूछना चाहिए, एक बार में याद कर लेना। दाहिनी ओर फुटपाथ की सड़क पर बिना फुटपाथ का पूछ लिया है तो दाहिनी ओर चलना है। बरसात के मौसम में आपकी कार के ब्रेक गीले और ढीले हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? बारिश के मौसम में जब ब्रेक गीले हो जाते हैं तो ब्रेक दबाने पर भी क्या होता है, ब्रेक लगते कम है, यानी उसकी जो शक्ति है वो चली जाती है। उसके लिए क्या करेंगे, हम बार बार ब्रेक पेडल को दबाएंगे तो ब्रेक शक्ति वापस लौट आएगी, ठीक है, यानी ब्रेक काम करना शुरू हो जाएंगे। वाहन को तेजी से भगाएंगे? नहीं। वाहन को रोककर ब्रेक को साफ करेंगे? नहीं। सामान्य तरह चलते रहेंगे? ये तो ठीक है, चलो मान ले। ब्रेक को सामान्य कैसे चलेंगे, ब्रेक काम ही नहीं करें तो सामान्य कैसे चलेंगे? सामान्य ब्रेक को सामान्य होने तक कुछ देर तक बार बार दबाएंगे। ऑप्शन डी से जवाब हो जाएंगे। बार बार दबाने से क्या है, ब्रेक काम करना शुरू हो जाएंगे। किसी दुर्घटना के घटित होने पर आपातकालीन एम्बुलेंस के लिए आप कितना नंबर डायल करेंगे? सभी को पता है 108 नंबर इसके लिए डायल करते हैं। 100 नंबर किसके लिए होते हैं, पुलिस के लिए, और 101 नंबर होते हैं फायर के लिए। यह भी आपको याद रखना है। निजी एवं व्यवसायिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग है वो क्रमशः कैसा होता है? मैं बात करता हूं यहाँ पे निजी की, तो निजी वाहन की जो प्लेट होती है वो व्हाइट कलर में होती है, व्हाइट कलर में प्लस में ब्लैक कलर में, BLACK। बात करता हूं कॉमर्शियल व्हीकल की, तो कॉमर्शियल व्हीकल की यहाँ पे येलो प्लेट होती है, येलो प्लस में ब्लैक होती है। तो आपको ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सभी जानते होंगे। काली पृष्ठभूमि गलत हो जाएगा। पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग, पहले क्या है, निजी आया है तो पहले निजी, तो पीली पृष्ठभूमि पर निजी का नहीं आएगा। सफेद पृष्ठभूमि बैठ रहा है, क्या निजी के बैठ रहा है, पर काले रंग के अक्षर और अंक, सही बात है। और पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक, ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। यहां पे भी काली आ गया है तो काली पीली हम नहीं चाहिए, हमें निजी के लिए सफेद चाहिए, जो पहले सफेद किस में है, सी में है। ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, मतलब 18 से तो ज्यादा है, परंतु 20 वर्ष से कम आयु का है, 18 से ज्यादा और 20 से कम, मतलब कि 18 से 20 के बीच का है, के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चला सकता है परंतु परिवहन यान नहीं चला सकता। 18 से 20 वाला क्या चला सकता है? बिल्कुल केवल क्या चला सकता है? मोटरयान तो चला सकता है लेकिन परिवहन यान नहीं चला सकता। वह, ये बात सही है, वह किसी सार्वजनिक स्थान में सभी प्रकार के मोटरयान नहीं चला सकता साथियों, क्योंकि 20 से उसकी उम्र कम है, परिवहन वाहन नहीं चला पाएगा। वह किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी से
अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल ही चला सकता है, साइकिल ही चला सकता है। क्या 18-20 साल से कम का कोई व्यक्ति है, माना 19 साल का व्यक्ति केवल मोटरसाइकिल चला सकता है, कार नहीं चला सकता? क्या कार भी चला सकता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह किसी सार्वजनिक स्थान में किसी भी प्रकार का मोटर यान नहीं चला सकता, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो चला सकता है यार, केवल ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़ के सारे चला सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से इनकार नहीं कर सकता, धारा 31 आपको याद रखना है, धारा 31। यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, यदि आवेदक द्वारा पेश किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है, यदि आवेदक द्वारा धारित पहले ही कि कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिशहित कर दी गई है, मतलब जब्त कर ली गई है, यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। पूछा क्या है, कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से इनकार नहीं कर सकता। जब उसके पास में शैक्षिक योग्यता है तो इनकार कैसे कर सकता है? ए सही हो जाएगा। निम्न चित्र में दर्शाई गई पीली रेखा से आशय है। साथियों आपको याद रखना है, जब कोई ऐसा मार्ग है, एक मार्ग है जिसमें डैश डैश किया हुआ है और माना कि एक वाहन इधर जा रहा है, सॉरी दोस्तों यहां पर इधर जाएगा, एक वाहन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो आप यहां पर टूटी हुई रेखा है तो ओवरटेक करते समय यहां पर इस रेखा को पार कर सकते हैं। एक रेखा होती है यानी कि ठोस रेखा होती है बीच में, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब आप इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में ठोस पीली रेखा आ गई है तो इसमें ओवरटेक तो कर सकते हैं, आप ओवरटेक तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरटेक के समय इस रेखा को पार नहीं कर सकते। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से समझनी है। तो यहां पर टूटी हुई रेखा है, मतलब क्या है, सुरक्षित होने पर, क्या पूछा, पीली रेखा का आशय, ये पीली रेखा है, सुरक्षित होने पर भी आगे निकलने हेतु पीली रेखा क्रॉस नहीं की जा सकती, गलत हो जाएगा। सुरक्षित होने पर आगे निकलने हेतु पीली रेखा को क्रॉस की जा सकती है, बिल्कुल सही है। पीली रेखा का कोई आशय नहीं है, उपरोक्त में से नहीं, बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न चित्र में दर्शाई गई पीली रेखा से आशय है। अब आप बता दो, यहां पर जो ठोस रेखा है, मैंने आपको क्या बताया था कि इस रेखा को आप ओवरटेक के इसमें पार तो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरटेक तो कर सकते हैं ना, तो ये बात आपको याद रखनी है, यही इसमें पूछा है। पीली रेखा का कोई आशय नहीं है, गलत हो जाएगा। सुरक्षित होने पर आगे निकलनी है तो पीली रेखा क्रॉस की जा सकती है, ये भी गलत हो जाएगा। सुरक्षित होने पर भी आगे निकलने हेतु पीली रेखा को क्रॉस नहीं किया जा सकता, मतलब कि आप आगे तो निकल सकते हैं लेकिन इस रेखा को आप पार नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है, सभी को पता है, यहाँ पे त्रिभुज में यहाँ पे क्या बना हुआ है, ऐसे बीच में जगह बनी हुई है, ये होता है गैप इन मीडियन, गैप इन मीडियन, गैप इन मीडियन यानी मध्य पट्टिका में गैप, मध्य पट्टी में गैप। आप सभी को पता होगा, इसको दूसरे शब्दों में भी रखा जा सकता है, जैसे मध्य में नाली है, मध्य में खड्डा है, आगे पुल है, मध्य में दरार या गैप है। ऑप्शन डी सी जवाब हो जाएगा। और ये कहां पर होता है, जहां पर आपको यू टर्न लेने के लिए जगह दी जाती है, उसके जस्ट आगे ये संकेत होगा, और यू टर्न लेने के लिए जहां पर घुमाव के लिए जगह होती है, वहां पर उस स्थान को मध्य पट्टी में गैप बोला जाता है, यानी कि ये स्थान है यू टर्न लेने के लिए काम आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, गोल आकृति आदमी को काट दिया गया है, मतलब कि क्या है, पदयात्री निषेध है, पैदल पथ पार है, विद्यार्थी निषेध है, पार्किंग निषेध है, पदयात्री निषेध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एरो जा रहा है, एक एरो ऐसे जा रहा है और इसको काट दिया गया, किसको, जो आगे जा रहा था, मतलब कि ओवरटेकिंग क्या है, निषेध है, ओवरटेकिंग नहीं की जा सकती, डी से जवाब हो जाएगा। निम्न में ट्रैफिक सिग्नल क्या इंगित कर रहा है, गोल आकृति 5 केवल टी बनाया गया है, यानी कि 5 टी यानी टन, ये भार सीमा बताता है, भार क्षमता को है ये बताता है। अगला चिन्ह है पी बनाया गया है और यहाँ पर मोटरसाइकिल बनाई गई है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पी यानी पार्किंग, मोटरसाइकिल यानी कि मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग, यानी केवल स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े करने के स्थान। केवल स्कूटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने का गलत हो जाएगा, केवल पी से पेट्रोल भी होता है, लेकिन दोस्तों यहां पर पेट्रोल नहीं आएगा, यहां पर पेट्रोल होता तो पेट्रोल पंप का निशान आता, याद रखना आप। केवल स्कूटर या मोटरसाइकिल की मरम्मत, ये भी गलत हो जाएगा। केवल स्कूटर और मोटरसाइकिल में पंचर, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल स्कूटर व मोटरसाइकिल खड़े करने का स्थान यहां पे
दिया गया है। अगला प्रश्न, आप सभी को पता है ये एक प्रकार की क्या है, ये चेतावनी संकेत है। मोटरयान में निम्न लाइट जलने किस बात संकेत करता है? कार के टायर अत्यधिक गर्म हो गए हैं, टायर जहां आ जाए तो टायर में गोल टायर होगा और साइड, अब यहां पे टायर का जो मतलब कि जो प्रेशर का आता है तो यहां पे चेतावनी लाइट आती है। टायर की क्या आती है? चेतावनी लाइट आ सकती है, आपको याद रखना है थोड़ा सा। कार के टायर के अत्यधिक गर्म हो गए हैं, नहीं होगा। एसी खराब होने के कारण कार के अंदर गर्मी वाली है, गर्मी होने वाली है, गर्म, ये भी गलत है। कार की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, ये भी गलत है। कार का इंजन गर्म हो गया है, ऑप्शन डी जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है और व्यक्ति के आगे क्या है? एक फुटबॉल सा बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? मोटरयान निम्न में से किस बात का संकेत करता है? ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, ड्राइवर की साइड में बैठी सवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कार के एयरबैग सिस्टम में कुछ खराबी है, चाइल्ड लॉक हो गया है। तो यहाँ पे सीट बेल्ट का नहीं, यहाँ पे एयरबैग का है। ये जो संकेत आ रहा है ये एयरबैग का होता है, कार के एयरबैग सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है, सी जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पे मोटरयान निम्न लाइट का जलना किस बात का संकेत है? कार में पेट्रोल कम है या समाप्त हो गया है, यहाँ पे एक बूंद सी टपक रही है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो संकेत है आपका, ये जो संकेत है इसमें क्या टपक रही है? यहाँ पे बूंद टपक रही है। कार में ब्रेक ऑयल कम है या समाप्त होने वाला है? कार में इंजन ऑयल कम है या समाप्त होने वाला है? कार में रेडिएटर में कूलेंट कम है या समाप्त होने वाला है? तो ये किसका इंडिकेट करता है? कार में इंजन ऑयल को, कार में इंजन ऑयल है उसको समाप्त होने का या कम होने का इंडिकेट कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना साथियों। इसमें जो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 2A है, धारा 2A है, इसमें जो ई रिक्शा के बारे में बताया गया है, ये इसके बारे में बता रहा है। तो यहां पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ई रिक्शा गाड़ी जो होती है वो इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देना हूं कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 7(1) के परंतु एवं धारा 9(10) के अतिरिक्त शेष सभी उपबंध ई गाड़ी और ई रिक्शा को लागू होते हैं। यानी कि जो मोटर व्हीकल एक्ट की यहां पे दोस्तों धारा कौन सी है जो यहां पर दी गई है? 1988 की धारा 7(1), 7 का पहला सब सेक्शन, और दोस्तों इसका परंतु की बात हो रही है, यानी जो धारा 7 है इसका पहला जो सेक्शन दिया हुआ है इसमें एक परंतु जोड़ा गया है, एक तो वो हो जाएगा। और दोस्तों यहां पे धारा 9 का जो सब सेक्शन 10 है उसको अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो शेष उपबंध होते हैं वो ई गाड़ी और ई रिक्शा के लिए लागू होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, धारा 7 का पहला और धारा 9 का 10 है, ये आपके ई रिक्शा और ई गाड़ी पर लागू नहीं होते हैं, आपको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत बताना है। वाहन चालन अनुज्ञप्ति की अवधि पूर्ण होने के 30 दिवस पश्चात भी वाहन चलाया जा सकता है। साथ में बता देता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 है उसमें यह लिखा गया था कि जो आपका लाइसेंस है वो एक्सपायर होने के 30 दिन बाद भी वैलिड रहता है, ये लिखा था 1988 में। लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 में जो हुआ है इसमें इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब आपका जो लाइसेंस है जिस दिन एक्सपायर हो गया बस एक्सपायर हो गया, अब आपको न तो कोई 5 दिन मिलते हैं, न कोई 10 दिन मिलते हैं, न 0 मिलते हैं, मतलब कि इस नियम को हटा दिया गया है। अब आप ये कथन गलत हो जाएगा, यही पूछा है, सही नहीं है। यानी 30 दिन दिवस पश्चात भी वाहन चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता। सह यात्री को सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक वाहन के चालक को निर्धारित वर्दी पहनना आवश्यक है, ये भी सही है। वाहन का बीमा करवाना आवश्यक है, ये भी सही है। मतलब कि आपका जब लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो अब आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ये नियम है। पहले इसका नियम था कि 30 दिन तक आप गाड़ी चला सकते हैं, अब उस नियम को हटा दिया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा में आप इसका उल्लेख है, साथियों देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मालयान के चालक की वर्दी, मालयान के चालक की वर्दी कैसी होगी इसके बारे में आपको बताना है। ढक्कनदार 4 जेबों वाला खाकी बुशर्ट, कोट, खाकी पूरा पेट और खाकी टोपी या साफा। क्या नाम आए देखो, ढक्कनदार 4 जेबों वाला सफेद बुशर्ट, कोट, सफेद पूरा पैंट और सफेद टोपी और साफा। कोट, खाकी, पूरा पैंट और खाकी टोपी और साफा, कितनी अच्छी शब्दावली है। ढक्कनदार 4 जेबों वाला गहरे नीले रंग का, किसका? गहरे नीले रंग का बुशर्ट या कोट
उसी रंग का पूरा पैंट, टोपी या साफा, ढक्कनदार 4 जेबों वाला ग्रे बुशर्ट या कोट या ग्रे पूरा पैंट और ग्रे टोपी वाला साफा। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना बड़ा प्रश्न दिया है, कितना अच्छा दिया है। जिसको पूरा पता है वही इसका जवाब है वो सही से ढंग से है दे पाएगा, अदरवाइज आपकी समस्या इसमें हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है चालक जो मालयान होता है, मालयान का जो चालक होता है इसकी वर्दी के बारे में। तो आपको बस एक ही लाइन याद करें, हम बाकी में नहीं उलझेंगे। ढक्कनदार 4 जेबें, ढक्कनदार का मतलब है यहां पे जेबें होती है, ठीक है। तो ढक्कनदार 4 जेबों वाला खाकी बुशर्ट होगा या कोट होगा, दोनों में से एक हो सकता है। और खाकी कलर का ही पूरा पेंट होगा और खाकी टोपी होगी, या टोपी नहीं तो आप छापा लगा सकते हैं। या में जो है ना बुशर्ट और कोट में से एक लगाना है और टोपी या सापा में से आपको एक लगाना है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवहन यान के चालक को जब वह ड्यूटी पर हो बेज प्रदर्शित करना होगा। जो बेज लगाते हैं, परिवहन वाहन का चालक है वो बेज लेफ्ट हैंड में यहां पे लगाता है, छाती पे मतलब लगाता है। तो अपनी सीने के दाहिनी ओर, अपने सीने के बाईं ओर, बाईं बाजू दाहिनी बाजू, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अपने सीने के बाईं ओर मतलब कि यहां पर लगाएगा। अगला प्रश्न है, HSRP का वृहत रूप क्या है? हाई सेफ्टी गलत हो जाएगा, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएगा। निम्न में से सही है, सही बताना आपको। ऐसे परिवहन यान के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है जो पुलिस, दमकल, रोगी वाहन कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ऐसे परिवहन यान के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है जो सरकारी प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाता है, जिनका वाणिज्यिक उद्यम से संबंध है, गलत हो जाएगा। वाणिज्यिक उद्यम से संबंध है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। ऐसे परिवहन यान के लिए परमिट की आवश्यकता है जो शवों और शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में से कोई नहीं। आपको बताना क्या है, आपको सही कथन बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो आप सभी को पता है साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी ऐसे परिवहन यान जो आवश्यकता नहीं है, जो कि पुलिस, दमकल, रोगी वाहन कार्य में उपयोगी होती है, इनको परमिट की आवश्यकता नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न है, आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र, यानी कि धारा 48 की बात हो रही है साथियों। धारा 48 एनओसी की बात हो रही है। एनओसी की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आप अदर स्टेट में चले जाते हैं, अदर स्टेट में यानी अन्य राज्य में चले जाते हैं और आरसी को चेंज करवाना होता है। आरसी को आप चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एनओसी चाहिए होती है, जो कि आप सभी को पता है आरटीओ कार्यालय से, जहां से आपका वाहन पंजीकृत है वहां से ली जाती है। तो यहां पर पूछा है कब आवश्यकता होती है आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र। एनओसी की आवश्यकता कब होती है, जब आप अपने वाहन को दूसरे राज्य में ले जाते हैं वहां पे उसका पंजीकरण करवाने के लिए। मोटरयान को किसी अन्य व्यक्ति से खरीदने पर उसी राज्य के भीतर स्वयं के नाम पर वाहन का रजिस्ट्रेशन गलत हो जाएगा। सेम राज्य में एनओसी आवश्यकता नहीं। मोटरयान को दूसरे राज्य में ले जाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हेतु आवेदन करने पर ऑप्शन बी से जवाब इसका हो जाएगा। यही मैंने आपको यहां पे बताया है। वाहन के रजिस्ट्रीकरण को निम्न में से किस आधार पर रद्द किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? यदि कोई मोटरयान खराब हो गया है, खराब तो हो सकता है यार, खराब होती है थोड़ी होती है आरसी। यान के रजिस्ट्रीकरण का निलंबन यानी कि सस्पेंड कर दिया जाता है, किसको? आरसी को। बिना कम से कम 4 मास की अवधि तक जारी रहता है, यानी कि आपका आरसी 4 माह अगर यहाँ पे निलंबन सस्पेंड रह जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि 4 माह से क्या सस्पेंड रहने से आरसी रद्द हो जाती है? नहीं होती। अगर 6 माह हो जाती है तो दोस्तों आरसी को रद्द माना जाता है। आरसी रद्द की जा सकती है 6 माह होता है तो। स्थायी रूप से इस लायक नहीं रह गया है कि उसका उपयोग नहीं किया जा सके, उपयोग किया जा सके, यानी उपयोग के काम का ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका जो आरसी है वो रद्द किया जा सकता है अगर उनको लगे परिवहन अधिकारियों को कि इस वाहन का प्रयोग अब काम में नहीं आ सकता। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 134 के अंतर्गत दुर्घटना कारित करने वाले मोटरयान के चालक को कर्तव्य क्या होता है? आप सभी को पता है धारा 134 है वो आपके ड्राइवर के कर्तव्य के बारे में बताता है।
ड्राइवर के कर्तव्य आप सभी को पता है कि आप कहोगे सर 119 में क्या है, फिर 119 में तो यह है धारा 116 में जो नियम लिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं, उनका पालन करना। धारा 134 है जब कोई दुर्घटना हो जाती है, आपके वाहन से दुर्घटना हो जाती है तो आपका कर्तव्य बनता है कि घायल व्यक्तियों की आप सहायता करेंगे। आहत व्यक्ति के परिजनों को सूचित करना, परिजनों से सूचित करने से कुछ नहीं होगा। मोटरयान स्वामी को दुर्घटना की सूचना देना, यह भी नहीं करना, कर तो सकते हैं लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, निकटतम पुलिस थाने को विहित समयावधि में आवश्यक सूचना देना, क्षतिग्रस्त मोटरयान को ठीक कराने हेतु समुचित कार्रवाई करना। तो यहां पर पुलिस को तो सूचना देनी है, साथ ही जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति है उनका भी आपको यथासंभव उनका प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रयास करना है। यह आपके धारा 134 का कर्तव्य है। एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता रहती है, यानी लर्निंग लाइसेंस के साथ यहां पे बात हुई है। जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी वैधता क्या है, यह आपको यहां पे बताना है। तो आप सभी को पता है ये 6 माह के लिए होता है, प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 6 मास की अवधि के लिए। लर्निंग लाइसेंस है वो धारा 8 के अनुसार है, वो जारी किया जाता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म संख्या 2 में किया जाता है, आवेदन 2 में है, जारी है वो फॉर्म संख्या 3 में किया जाता है। सभी को पता है लर्निंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होता है, पूरे भारत में मान्य होता है, मान्य होता है। पहली बात तो ये है, आप इसके लिए आवेदन कहीं पर भी कर सकते हैं पूरे भारत में। आप चाहे राजस्थान के हो चाहे जयपुर के हैं, आप दिल्ली में, मुंबई में, आप चेन्नई में, कहीं पर भी आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, आप जहां पर आपने एलएल बनवाया, लर्निंग लाइसेंस बनाया है, आपको डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी वहीं पर बनवाना पड़ेगा, वहीं पर आवेदन करना आपको पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वहीं उसी राज्य में। अब इसका क्या नियम है, माना कि मैं राजस्थान का निवासी हूं, मैंने लर्निंग लाइसेंस दिल्ली से जारी करवाया, अब मैं स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता हूं, मैं कहां से करूंगा? एक ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली का उसी परिवहन कार्यालय में जहां से मैंने लर्निंग लाइसेंस जारी करवाया है। ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली के किसी भी परिवहन कार्यालय से। ऑप्शन 3 भारत में कहीं से भी। ऑप्शन 4 राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं 2, यानी कि दिल्ली के माना कि आरटीओ के कोई भी हो, हमने लर्निंग जारी करवाया है। अब हम स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन है वो दोस्तों किसी भी आरटीओ से जो दिल्ली में स्थित है करवा सकते हैं। 2019 से पहले क्या व्यवस्था थी कि जहां से लर्निंग जारी करवाया वहीं से स्थायी लाइसेंस। अब क्या है, आप जिस राज्य से या जिस केंद्र शासित प्रदेश से आपने लर्निंग जारी करवाया है उस राज्य के किसी परिवहन अधिकारी से आप है वो लर्निंग लाइसेंस से आप डीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जब आप स्कूल के पास वाहन चला रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी रफ्तार घटा लेनी चाहिए, सीधी सी बात है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, वाहन को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाने पर 1 सेकंड की कितनी दूरी है? गणित का प्रश्न आ गया देखो ड्राइवर में, 16.6 मीटर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति दी जा सकती है, यानी कि परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति कब दी जाती है? यदि उसने कम से कम 6 माह तक हल्का मोटरयान, 6 माह नहीं, यदि उसने कम से कम 1 वर्ष का हल्का मोटरयान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति धारण की है। परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है यदि उसने कम से कम 2 वर्ष तक हल्का मोटर यान चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति धारण की है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी आपके पास में एचएमवी आवेदन के लिए साथियों आपके पास में एलएमवी का 1 साल का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पहली बात तो यह कंडीशन है। दूसरी बात, 20 वर्ष की उम्र आपकी पूरी हो जानी चाहिए। तीसरी बात, आप फिट होनी चाहिए। अगर आप जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो 2019 के बाद में एक नया नियम आ चुका है, आपको एलएमवी की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हेवी बना सकते हैं साथियों। इसके लिए क्या करना है, आपको कि ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखने का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल से कम 6 माह का आपको एचएमवी का जो है आपको प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ेगा। अगर ये आप प्राप्त कर लेते हैं और आप आवेदन करेंगे तो डायरेक्ट आपका एचएमवी बन सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न,
यदि आप रात्रि में अंधेरी सड़क पर अपने वाहन में यात्रा कर रहे हैं तथा विपरीत दिशा से वाहन आपकी ओर आ रहा है तो आप निम्न में से क्या करेंगे? अंधेरी सड़क पर बात हो रही है, अपने वाहन की हेडलाइट को बंद कर देंगे। बंद नहीं करना, हेडलाइट का काम ही ऑन रखना होता है। अपने वाहन की हेडलाइट को लो बीम पर कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको हेडलाइट को लो बीम पर कर लेना चाहिए। यहां पर साथियों आपको कंफ्यूज होने वाला एक प्रश्न है कि रात्रि के समय गाड़ी चलाते समय हेडलाइट को रखना चाहिए। अब स्टूडेंट कहते हैं सर लो बीम पे, तो भैया हेडलाइट की फिर हाई बीम का क्या प्रयोग है? जब तक आपको छोटी सड़क का, जब तक आपको ग्रामीण सड़क का, जब तक आपको शहर के अंदर की सड़क का यह उल्लेख ना आ जाए, जब कोई वाहन सामने से आ रहा है ऐसा उल्लेख ना आ जाए, जब हेडलाइट को दिन में ऑन करना है तब की बात ना आ जाए। देखो अब लो बीम कब होगी? जब बारिश होती है लो बीम, दिन में हेडलाइट का प्रयोग लो बीम, कोहरे में लो बीम, सामने से गाड़ी आ गई लो बीम, शहर के अंदर लो बीम, और इसके अलावा छोटी ग्रामीण सड़कें होती है इन पर भी आपको लो बीम में गाड़ी चलानी चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान देना है हाई बीम का प्रयोग तो करने के लिए ही होता है, बस ये कंडीशन हटा देना फिर हाई बीम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निर्धारित अधिकतम स्पीड से अधिक स्पीड पर वाहन चलाना न्याय उचित होता है? कब होता है यह बताना है। किसी भी परिस्थिति में नहीं होता। आप सभी को पता है धारा 112 है वो इसमें गति सीमा का उल्लेख करता है। गति सीमा यानी 112 में दी गई गति सीमा का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो साथियों यहां पर आपके ऊपर कौन सी धारा लगाई जा सकती है? धारा 183 है, वो ओवर स्पीडिंग का यहां पर आपके ऊपर नियम लागू होता है। और आप सभी को पता है कि जो हल्के वाहन होते हैं इनके ऊपर 1000 से 2000 का जुर्माना है, और जो भारी वाहन है दोस्तों 2000 से 4000 का जुर्माना है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो स्पीड नियम का है, स्पीड का जो रूल है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समय लेके बताना चाहूंगा। जब ये बात आई गई है तो ये भी चीज आपकी क्लियर करवा दी जाती है, यानी कि जो स्पीड लिमिट का जो नया नियम है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहां पे सीखना है। मैं क्लास निकाल रहा हूं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ मैंने निकाल लिया है। यहां पर मैं आपको स्पीड लिमिट का नया जो नियम आया है, नए नियम के बारे में बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको एक नए पेज पे आपको यहां पर बताना चाहूंगा जो नया नियम है, जो कि मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जारी किया गया है। यहां पर बात करते हैं एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो यहां पर मैक्सिमम स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी हो सकती है। बात करते हैं यहां पर 4 लेन जो NH होते हैं, NH पे आपकी स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बात करते हैं शहरी सड़कों की, तो शहरी सड़कों पे अधिकतम जो गति है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो सकती है। बात करते हैं अन्य जो जितने भी है अन्य मार्गों पर भी 70 किलोमीटर की स्पीड है यहां पे होती है। मैं बात करता हूं यहां पे जो आपके M1 या 8 तक यात्री वाहन कार या जीप, यानी M श्रेणी जो होती है M1 होती है, और 8 तक यात्री जो होते हैं इनके लिए जो नियम है ये आपका कितना है, इनके लिए 120 की ये स्पीड जो मैंने बताई है। अभी मैं बात करता हूं माल वाहन की आ जाती है, मालवाहक होता है या जो बस होती है उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो यहां पर मालवाहक की बात करते हैं तो अधिकतम स्पीड मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक से पूरा ही समझा देता हूं, यहां पे एकदम ढंग से बता दूं आपको मैं। ये जो है आपके M1 कैटेगरी के लिए है, M1 प्लस जो यात्री वाहन होते हैं उनके लिए है। अब मैं आपको बताऊंगा बस के लिए क्या होती है। बस के लिए यहां पे 100 किलोमीटर हो जाएगी एक्सप्रेसवे पे, और यहां पे 90 किलोमीटर हो जाएगी NH पे, और यहां पे शहरी क्षेत्र में हो जाएगी 60 किलोमीटर की, और अन्य सड़कों पे भी 60 किलोमीटर की। ये आपको थोड़ा सा है आपको याद रखना है, ऐसे मैं इसको कर देता हूं। ये आपकी टेबल बन गई, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नया नियम है, नए नियम अनुसार जो मैं बता रहा हूं मालवाहक की बात करते हैं।
जो माल होते हैं, मालवाहक होते हैं, मालवाहक के बारे में बताता हूं। यहां पर मालवाहक की अधिकतम स्पीड एक्सप्रेस वे पे 80 है, एनएच पे भी 80 है, और यहां पे शहरी सड़कों पे 60 है, और अन्य पर भी 60 है। ये भी चलो हमने देख लिया। अब भी मैं बात करता हूं किसके संबंध में, मोटरसाइकिल के बारे में, एमसी के बारे में। तो एमसी की एक्सप्रेस वे पे 80 है, एनएच पर भी 80 है, और यहां पे शहरी सड़कों पे 60 है, और अन्य सड़कों पे कितनी है साथियों, मोटरसाइकिल की 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो यहां पर आपको सारी की सारी चीजें याद रखनी है। बात करता हूं मैं 3 पहिया जो वाहन होते हैं, टेम्पो, 3 पहिया, 3 व्हील, मैं लिख देता हूं 3 व्हीलर की बात करता हूं। तो यहां पर इस पर नहीं चला सकते आप, इस पर 50 की स्पीड आपकी है, इस पर भी 50 है, और इस पर भी 50 है। तो ये स्पीड मैंने आपको दोस्तों नए नियम के अनुसार आपको बताई है। तो ये स्पीड नियम आपको ध्यान से है, साथ में थोड़ा सा देखना है, आपके एग्जाम के लिए काफी काम में आएगा। स्पीड लिमिट है, एकदम ऑथेंटिकेट है, एकदम नया रूल है, लेटेस्ट रूल है, आपको ध्यान देखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किन परिस्थितियों में मोटर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात अनुज्ञेय है? दोस्तों मोबाइल फोन पर किसी भी स्थिति में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मोटरयान अधिनियम में 1988 में सड़क चिन्हों को दर्शाया गया है। साथियों आप सभी को पता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। इसमें दोस्तों अध्याय की बात करते हैं, अध्याय इसमें 14 है। धारा की बात करते हैं, धारा 217 इसमें है। अनुसूचियों की बात करते हैं, इसमें टोटल अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां 2 है। 2 की बात करता हूं, पहली अनुसूची किससे है? जो रोड संकेत होते हैं, संकेत है। नंबर 2 है जो है संबंधित किससे है? मुआवजे से संबंधित है। मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन जो होता है। दोस्तों अनुसूची जो 2 है, अनुसूची 2 है, इसको हटा दिया गया है। अनुसूची 2 को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 है, इसके तहत इसको हटा दिया गया है। पूछा क्या है? सड़क चिन्हों को दर्शाया जाता है प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चेतावनी चिन्हों में चिन्ह और परिप्रेक्ष्य एवं किनारा क्रमशः किस रंग में होता है? चिन्ह यानी जो संकेत बना होता है, परिप्रेक्ष्य यानी बैकग्राउंड, किनारा यानी बॉर्डर। आपको याद रखना चेतावनी यानी त्रिभुज हो गया, जो त्रिभुज में होते हैं ये तो रेड कलर में होता है, जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होता है, ये व्हाइट हो गया। संकेत जो बना होता है, संकेत किस में होता है? ब्लैक कलर में होता है, आप सभी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? रेड, सफेद, काला। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सड़क चिन्ह में आवश्यक बायां मोड़। आवश्यक बायां मोड़ मतलब लेना है में चिन्ह व परिप्रेक्ष्य क्रमशः किस रंग में होते हैं? तो आप सभी को पता होगा, यानी कि जो ये गोल आकृति की बात कर रहे हैं, गोल आकृति में होते हैं। आवश्यक बायां मोड़ है मतलब कि क्या है? यहाँ पे ऐसे जाके ऐसे हो रहा है, मतलब ये ब्लू सर्कल में होता है, यहाँ पे ये ब्लू में होता है, ये व्हाइट में होता है। ये एक अनिवार्य संकेत है, आप सभी को पता है। यानी कि बायां मोड़ चिन्ह कैसा हो गया? यहाँ पे चिन्ह तो हो गया व्हाइट, सफेद और ब्लू, सफेद और नीला। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। सड़क चिन्ह पेट्रोल पंप में बाहरी परिप्रेक्ष्य, पेट्रोल पंप में बाहरी परिप्रेक्ष्य, अंदरूनी परिप्रेक्ष्य एवं चिन्ह का रंग कैसा होता है? आप सभी को पता है पेट्रोल पंप का जो चिन्ह होता है, इसका जो ये बाहर का जो बॉर्डर होता है, ये तो होता है ब्लू, ये तो होता है ब्लू। और दोस्तों यहाँ पे जो ये पृष्ठभूमि होती है, ये होती है व्हाइट, और ये जो संकेत बना होता है पेट्रोल पंप का, ये होता है साथियों ब्लैक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आप चिन्ह देखोगे तो पता चल जाएगा। यानी कि पूछा है बाहरी परिप्रेक्ष्य मतलब ब्लू हो जाएगा, यानी नीला हो जाएगा। ये दो तो गलत हो गए। बाद में पूछा अंदरूनी परिप्रेक्ष्य, अंदरूनी सफेद होता है, तो ये सफेद रहा, ये भी गलत हो गया। और ये चिन्ह कैसा है? काला है, मतलब ऑप्शन सी है वो जवाब सही हो जाएगा। सड़क चिन्ह चिकित्सालय में सुविधा की दिशा और दूरी ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना साथियों। यहां पे पूछा क्या है? यहां पे पूछा क्या है ये आप ध्यान से समझ लेना। यानी चिकित्सालय में, माना कि ये चिकित्सालय का संकेत है, यहां पे ये 4 पे आ गई है, ये 4 पे मैंने बना दी, चलो ये प्लस बना दिया। यहां नीचे लिखा हुआ है 500 मीटर, ठीक है। अब पूछा है कि दिशा, और ये एरो का निशान भी बता देता हूं मैं, एरो हो गया। दिशा और दूरी किस रंग के परिप्रेक्ष्य में है? यानी कि बैकग्राउंड में है। बैकग्राउंड आपको पूछा है, बैकग्राउंड का कलर आपको यहां पे बताना है, दर्शित की जाती है। तो ये जो 500 लिखे होते हैं, ये ब्लैक कलर में लिखे होते हैं, सॉरी ब्लैक में नहीं होते, ये होते हैं व्हाइट कलर में, ये होते हैं व्हाइट कलर में। पीछे का बैकग्राउंड कैसा होता है? ये होता है ब्लू, ये होता है ब्लू। तो नीला ऑप्शन सी है, बी है, वो सही हो जाएगा। सड़क चिन्ह रुकिए स्टॉप चिन्ह किस आकार में होता है? अष्टभुजाकार में होता है, सभी को पता है। और ये जो अष्टभुज है, ये एक प्रकार का क्या है? आदेशात्मक सड़क चिन्ह है।
आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। और साथ में रोड के ऊपर जो ये लाइनें बनी होती है, स्टॉप रेखाएं होती है, इनको अनुप्रस्थ चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अनुप्रस्थ चिन्ह, ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। अनुप्रस्थ चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क चिन्हों को दर्शित करने वाली संकेत पट्टियों के पृष्ठ भाग को किस रंग से पेंट किया जाता है? सड़क चिन्हों को दर्शित करने वाली संकेत पट्टियां, जो पट्टियां होती है, सभी को पता है येलो होती है, लेकिन बोर्ड ने जवाब भूरा माना है। पता नहीं क्या मूड में है बोर्ड, पता नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन सी ने, बी है, BOARD, बोर्ड ने क्या माना है? राजस्थान हाईकोर्ट ने इसका जवाब सी माना है। ऑब्जेक्शन भी लगाए, फिर भी आपका सी का सी रह गया। तो आपको यहां पर इसको होल्ड रखना है। इसमें मैं भी आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मेरे हिसाब से जो कलर है पट्टियों का, हम कहते हैं ना यार कि जो व्हाइट पट्टी, येलो पट्टी, पीली रेखा, सफेद रेखा, तो यार एकदम सिंपल है, येलो होगा, पीला होगा, भूरा पता नहीं कहां से आ गया है। पुनरावृत्त चिन्ह का प्रकार है। पुनरावृत्त का मतलब क्या होता है? जो राउंड अबाउट होता है, आप सभी को पता होगा राउंड अबाउट क्या होता है। ये राउंड अबाउट हो गया। अब ये क्या है, आप ध्यान से देखना है थोड़ा सा इसको। ये राउंड अबाउट का जो संकेत है वो किस बात की ओर संकेत कर रहा है? ये राउंड अबाउट। अब ये पुनरावृत्त का मतलब ही भी क्या पता नहीं है। पुनरावृत्त यानी पुनः आवृत्त, इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना, पुनः आवृत्ति। ये संकेत पहली बार पढ़ रहे हैं, पता नहीं इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, लेकिन शब्दों पे चलते हैं तो पुनः आवृत्ति यानी आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति यानी एक तो ढका हुआ होता है, एक आवृत्ति यानी होता है यानी गोल घूमना। तो ये राउंड अबाउट का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका संबंध है वो राउंड अबाउट से है। तो ये क्या हो सकता है? इसका चेतावनी हो सकता है या सूचनात्मक हो सकता है। इस प्रश्न का जवाब है, इसको भी मैं होल्ड रखता हूं साथियों। इस प्रश्न का भी जवाब है, मेरी ओर से होल्ड है। मैं इसका आंसर है आपको अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो बोर्ड है, बोर्ड ने इसका जो जवाब है क्या माना है, मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड का इसका जवाब है सूचनात्मक संकेत। बोर्ड के अनुसार ये सूचनात्मक संकेत है पुनरावृत्त। बस आप ये याद रख लेना, बोर्ड आंसर BOARD, बोर्ड आंसर है फाइनल आंसर की के अनुसार। तो वो क्या है? आपका सूचनात्मक है। अब ये क्यों है इसके बारे में भाई साहब मुझे भी नहीं पता। अगर जैसे ही पता चलेगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म है वो कर देंगे। तो आपको दोस्तों डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपको लगातार अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। और अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा इस जो स्पेशल बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे करना है? हमारा एक स्टडी एट होम नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको जो आपको डाउनलोड करना है। इसके अंदर ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, बेस्ट नोट्स आपको मिलते हैं और आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ऑनलाइन कोर्स है आपको करवाया जा रहा है। अभी रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों जल्द ही उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड में जो ड्राइवर की भर्ती आई है उसका भी एक नया बैच ज्वाइन वो आपको है इसमें मतलब शुरू किया जाएगा। तो आप अगर उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जल्दी आपको नया बैच वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए मैं इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।